नमस्कार, आपका स्वागत है। आप जे की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप रिवीजन करना चाहते हैं, आप यहाँ से रिवीजन करिए। ये नॉन स्टॉप 200 क्वेश्चंस की क्लास होगी। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। यहाँ पर फिरोजपुर डिवीज़न और सलेमपुर डिवीज़न, ये सभी 200 क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर अप करेंगे। आपके पास पेपर होगा तो आप एक एक क्वेश्चंस को मैच करा लेंगे और ये फुल गारंटी हमारी है कि आपका एक भी सेकेंड यहाँ पर बर्बाद नहीं किया जाएगा। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ आईसीएफ पैसेंजर्स ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज। आईसीएफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग का अधिकतम व्हील गेज जो मैक्सिमम होता है भाई वह 1602 mm होता है। उसका जो फार्मूला होता है वह होता है 1600 + 2 - 1 mm। या तो 1600 में 2 ऐड होगा या तो 1600 में 1 माइनस होगा। तो जब 2 ऐड करेंगे तो 1602 क्या होगा, मैक्स होगा। मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा आपका, ये 1599। 1 करेंगे माइनस। तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम और मिनिमम ही ज़्यादा पूछता है। आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि इन आईसीएफ कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रॉट। आईसीएफ कोच में लोड ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है, तो भाई यहाँ पर साइड बियरर से होता है। तो आप घबराइए मत, इसके विषय में सारी जानकारी नीचे आपको मिलेगी। नोट पॉइंट, इसको अब नोट करना है। नोट, ड्रा एंड बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन सेंटर पिवोट के माध्यम से किया जाता है। इसको बिना नोट किए आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ड्रा एंड बफिंग फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये। ठीक है भाई, आप क्या बोलेंगे, सेंटर पिवोट। अब जरा ध्यान देंगे, साइड बियरर में आपके बियरिंग प्लेट और बियरिंग पीस होती है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है। तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से इसको नोट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन साइड बियर, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि साइड बियर में ऑयल की मात्रा 2.5 लीटर होती है, 2.5 लीटर्स होती है। अब कहेगा न्यू साइज ऑफ बियरिंग पीस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये प्लेट है ना, इसकी जो साइज होती है वह 10 mm होती है। इसका लास्ट साफ इशू जो बियरिंग प्लेट होता है, इशू साइज या रिन्यूअल साइज आप बोलेंगे 9 mm होता है इसका लास्ट साफ इशू साइज बियरिंग प्लेट का। अब कह रहा है कंडमन साइज ऑफ बियरिंग प्लेट, इसका जो कंडम साइज होता है यह 8.5 mm होता है, 8.5 mm होता है। इसे आप नोट कर लेंगे। जो बच्चे पीडीएफ परचेज किए हैं क्लास के बाद मैसेज करेंगे, उनको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो आज हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम मजबूती से उसको तैयार कर सकते हैं आप लोग। अब कराए नोट, न्यू साइज ऑफ बियरिंग पीस। जो बियरिंग पीस होती है वह हाल्फ स्फेरिकल होती है, अर्धगोली होती है, और उसका जो न्यू साइज होता है दोस्तों यह 45 mm होता है। अब करें साफ रिन्यूअल साइज ऑफ बियरिंग पीस। जो साफ रिन्यूअल साइज होता है दोस्तों यह 43.5 mm होता है। अब करें कंडमन साइज ऑफ बियरिंग पीस, भाई ये 42 mm होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब टाइप ऑफ मेटल, यह फ्रेंड्स कापर का बना होता है। शेप ऑफ बियरिंग पीस हाल्फ स्फेरिकल, मतलब कुछ भी नहीं छूटा है। इनसे जो भी क्वेश्चंस बनाएगा आप बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देंगे भाई, इसको शूट आउट कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई एफआरपी। एफआरपी से आप क्या समझते हैं, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। इस टीडी वर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 2000 क्वेश्चंस इस प्रकार से सारे पेपर्स कराए जा चुके हैं। भाई ये पेपर है, आप इसे पढ़ कर जाइए। आप ज़रा ध्यान देंगे, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है भाई। जो बच्चा मेरा पूरा टास्क पूरा करके आता है उसको एक सीट कन्फर्म मिलेगी। अब करा कि एट वाट इंटरवल द IOH ऑफ शताब्दी कोचेज इज डन। शताब्दी कोचों का IOH कितने अंतराल पर होता है। सिर्फ और सिर्फ शताब्दी नाम लेकर आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, बाकी सब कुछ वही है। तो इस चीज़ को समझिए। जब आप क्लास किए हैं क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एग्जाम में क्लियर रहेगा कि शताब्दी के नाम से हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसका भी IOH भाई हम लोग 9 महीने में ही करेंगे और उसका भी POH हम लोग 18 महीने में ही करेंगे। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग फ्लशिंग ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक। अगर ओवरहेड पानी की टंकी की सफाई और फ्लशिंग का अंतराल है। मैंने पानी और वाटर टैंक के विषय में बेहतरीन बताया हूँ, पिछली वाली क्लास में आप लोग क्लास देख लेंगे। पानी की जो टंकी की सफाई होती है भाई वह 1 मंथ में होती है। तो यहाँ पर हमारी टीम ने ऐड किया है कि यह भी पूछ सकता है किसी भी कोच की सघन सफाई, ये बार बार पूछा है।
इंसेंटिव जो क्लीनिंग होता है इसका, यह 1 माह के अंतराल पर होता है, कोच का भी और वाटर टैंक का भी। अब देखेंगे दी मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट, मिनिमम की बात कर रहा है और कर रहा है यहाँ पर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर बफर इच, रेल स्तर से बफर के केंद्र तक की न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई, ये होता है 1030। भाई जरा ध्यान देंगे, यह लोडेड कंडीशन में होता है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब करा है मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर बफर इम्पटी कंडीशन, तो मैक्सिमम कह रहा है, कंडीशन क्या है, इम्पटी है, तो क्या होगा आपका 1105 1105 होगा। अब देखेंगे यहाँ पर था मैक्सिमम और यहाँ पर क्या है मिनिमम, मिनिमम यहाँ भी है और इम्पटी कंडीशन है, तो क्या होगा आपका 1090 mm होगा। आप यदि नए हैं टीडी वर्ड के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को मुकम्मल आप दे भाई, एक सीट आपको भी कंफर्म मिले यहाँ से। आप पूरी क्लास को, पूरे टास्क को कंप्लीट करें, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब देखेंगे यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, इसके विषय में पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट, वेरी गुड। अब जो एक्सल बॉक्स अपना जो टॉप होता है, एक्सल बॉक्स में क्या होता है अपना व्हील जाएगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये अपना सोल बार होता है, ठीक है, होगी फ्रेम तो यहाँ होती है ना। अब यही जो एक्सल बॉक्स होता है ना, यहीं पर 1 वोल्ट में स्पेशल बोल्ट ये रबर का रहता है। तो सेफ्टी क्या होता है, ये जो अपना क्या एक्सल बॉक्स है ना, तो इसके मध्य क्या होता है, एक रबर का यहाँ पर एक पैड गोल आकार का होता है, इसी के बीच को कहते हैं यहाँ पर क्लियरेंस जो होता है, क्लियरेंस। और ये क्या करता है, जर्किंग के कंडीशन जब ऊपर नीचे होगा तो इनको मेंटेन करने के लिए इस प्रकार का लगाया गया है यह रबर, कि यदि जर्क होता है तो कोई सी प्रकार का डिफेक्ट ना हो या कोई इस प्रकार का अनकंट्रोल फोर्स ना लगे कि एक्सल बॉक्स या अपना वो बॉटम सोल बार जो प्लेट है वो डैमेज होने के ऐसा स्थिति कुछ क्रिएट हो। तो वही कह रहा है कि जो एक क्लियरेंस होता है इसी को बोलते हैं एक्सल बॉक्स और बॉटम सोल बार प्लेट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक क्लियरेंस कहते हैं। देखेंगे अब करा क्लियरेंस बी बोस्टर टॉप और बॉटम सोल बार। अब यहाँ पर बोस्टर पता है आप लोगों को, बोस्टर ऐसे होता है, ठीक है, और इसी पर क्या होता है, आपका ये बॉडी होती है, बोगी होती है। तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाला जो है क्लियरेंस, उसी को बोलते हैं हम लोग बी क्लियरेंस बोलते हैं। अब इन दोनों के ए क्लियरेंस और बी क्लियरेंस के यहाँ पर ये यूनिट दिया गया है। देख रहे हैं इस तरीके से इसको बनाया गया ना भाई, कुछ भी नहीं आपसे जाने वाला है दोस्त, इसे आप लोग नोट्स कर लेंगे। एक क्लियरेंस करा 13 टन के लिए, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है यह 43 + 0 - 3 mm होता है। और एक क्लियरेंस फॉर मतलब दोनों के लिए है एक क्लियरेंस, मतलब 13 टन नॉन एसी और 16 टन एसी के लिए है। तो एसी के लिए कितना होगा, 27 + 0 - 3 mm। जरा ध्यान देंगे, इट इज ए क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट एंड सेफ्टी, एक्सल बॉक्स क्राउन एंड सेफ्टी बोल्ट, इन्हीं के बीच की ये दूरी है, दोनों एसी में भी और नॉन एसी में भी है। अब देखेंगे आगे करा है बी क्लियरेंस, इट इज ए क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन बोस्टर, आपको दिखाया बोस्टर और अपना बॉटम सोल बार प्लेट, ठीक है, उसके बीच की जो दूरी है उसी को कहते हैं बी क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। अब यह कितना होता है, यह 40 ± क्या होता है 5 mm टू ऑल ऑफ टाइप बोगी, मतलब सभी प्रकार की जितनी बोगियां हैं उनके बीच का जो बी क्लियरेंस होता है वह एसी का हो चाहे नॉन एसी का हो, वह 40 + 0 - 5 mm होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो बस सिर्फ एक लाइक करिएगा आप हमें। अभी मैं आपको बताया कि जो बी क्लियरेंस होता है वह एसी का हो या नॉन एसी का हो, उसके बोस्टर और बॉटम सोल बार प्लेट के बीच की जो गैप है वह 40 ± यहाँ पर 40 + 0 कर सकते हैं, माइनस क्या होगा अपना ये 5 mm होता है। और एक क्लियरेंस बी क्लियरेंस आपको यहाँ पर दिया गया है 13 टन का 43 और 16 टन का 27। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही है भाई। अब देखेंगे इन ICF कोचेज permissible variation in wheel tread diameter for 4-wheel trolley in the same axle of broad gauge। अब इस चीज़ को ध्यान देना है, करा सेम एक्सल मतलब एक ही एक्सल, मतलब यह एक एक्सल है
और यहाँ पर क्या है, 2 लगे हैं डिस्क। अब भाई अब इनके डाया में जो डिफरेंट होता है ना भाई, वह सिर्फ 0.5 या 0.5 आप इसको बोल सकते हैं। यह चाहे वैगन के केस में हो चाहे आपके कोच के केस में हो, ये कॉमन होता है। ध्यान देंगे यहीं पे देखें, यहाँ पर है डिफरेंट ऑन सेम एक्सल 0.5 mm, डिफरेंट ऑन सेम ट्रॉली। एक ही ट्रॉली में 2 व्हील्स होंगे। अगर हम 2 व्हील बना दें यहाँ पर, ठीक है, तो 2 व्हील की डाया होते हैं, जो इनके बीच का जो गैप होता है भाई, यह 5 mm होगा। यह किसके, यह आपके कोचिंग के, यह कोच के केस में है, ठीक है। बट ये वैगन में होता ना तो 13 mm हो जाता। अब करा कि डिफरेंट ऑन सेम कोच, एक कोच में कितने 4 व्हील आएंगे, इधर 2 व्हील इधर भी आएंगे, 2 व्हील। तो जो कोचिंग के केस में ये 4 व्हीलों के मध्य मैक्सिमम जो डिफरेंट होता है व्हील के डाया का, वह कितना 30 mm होता है। आगे चलेंगे। अगर द एक्सल लोड ऑफ ICF AC कोचेज इन, करा कि ICF AC कोच का जो एक्सल लोड होता है वह 16.25 टन होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके जो हैं फिरोजपुर डिवीज़न के हैं। कोई भी क्वेश्चन सिस्टम मेंशन नहीं किया गया है, आप उठाकर पेपर देख लेंगे, इसलिए मैं डेट भी डाला हूँ। नॉन AC का 13 टन होता है। वंदे भारत का फिर यहाँ पे क्या 17 टन होता है। देख लें, आपको पूछा AC का एक्सल लोड, तो वहाँ पर नॉन AC का भी मेंशन किया गया है और वंदे भारत का भी मेंशन किया गया है। ये आपसे कुछ भी पूछे, क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। करा व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोच। ये 200 क्वेश्चन की क्लास तो है, लेकिन आपको इसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं भाई। ये मेरी टीम की बहुत बड़ी एक प्रयास है कि आप लोगों को कम समय में रिवीजन मिले और कम समय में आपको नौकरी मिले। करा ICF कोच के नए पहिए का जो व्यास होता है वह अगर न्यू है तो 915 + 3 mm होगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद सर्विसेबल जब रहेगा वो, तो जब थोड़ा सा सर्विस में चलेगा एक IOH POH के बाद, तो वह आपका हो जाएगा, आपका हो जाता है 915 प्लस क्या होता है अपना, ये 2 mm हो जाता है। इसे भी आप लोग जरा ध्यान दें। अब देखेंगे यहाँ पर आपका न्यू रहेगा, न्यू पहिया रहेगा, तो यह 915 + 3 mm। अब पहिए से जितना क्वेश्चंस बना है ना, ये सिर्फ व सिर्फ ICF के पहिए की बात की गई है। ये सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब कह रहा है कि लास्ट शाफ्ट इशू साइज कितना होता है इसका, 834 mm। इसे आप नोट कर लेंगे। कह रहा है कंडम साइज ऑफ ICF व्हील, जो ICF व्हील का जो कंडम साइज होता है दोस्तों, वह 825 mm होता है। अब कह रहा है व्हील डिस्क प्रेस ऑन प्रेसिंग, कह रहा है व्हील डिस्क को कितने प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है। यह 71 से 102 टन के प्रेशर से उसको प्रेस किया जाता है। कह रहा है कि एक्सल लेंथ ऑफ ICF व्हील इज, ICF के जो व्हील हैं उनके एक्सल की जो लंबाई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा है कि एक्सल लेंथ ऑफ ICF व्हील, आप बोलेंगे 2316 से 2316.5 mm, 2316 mm से 2316.5 mm के बीच में ही रहेगा। एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ ICF, एक्सल लोड मैक्सिमम आपका 16.25 AC के लिए रहेगा। नॉन AC के लिए कितना रहेगा आपका यहाँ पर 13 टन रहेगा। अब कहा कि एक्सल जनरल साइज ऑफ ICF ये डाया जो जर्नल होता है उसका, वह 130.043 से 130.068 होता है। यही आपके ICF का भी होता है और यही आपके वंदे भारत का भी होता है। और आपको ज़रा ध्यान देना है, व्हील डिटेल्स ICF हो, वंदे भारत हो, LHB हो, इन सब का जो है एक बेहतरीन क्लास अलग अलग से आपके YouTube चैनल TD वर्ड पर मैंने पढ़ाया है। आप उसको एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे, क्योंकि व्हील का यदि आपका क्लियर है पूरा सेशन, तो आप जान लीजिए आपका कम से कम 10 क्वेश्चन तो सिर्फ व्हील से बन जाएंगे। आपको उसको एग्ज़ाम से पहले सबको देख कर जाना है भाई। अब कह रहा है कि एक्सल शोल्डर साइज ऑफ ICF व्हील इज, यह 145.134 से 145.174 तक है। अब कह रहा है एक्सल जनरल टेपर जो है इसका, यह 0.15 mm से ये इतना होता है। एक्सल टेपर 0.15 mm। अब कह रहा है व्हील सीट डाया, व्हील सीट मतलब ये अपना जो एक्सल होता है ना, तो इसके ऊपर इस प्रकार से ये बनाया जाता है, थोड़ा सा उभरा पार्ट रहता है ये, ठीक है। इसी के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, व्हील को ये जो माउंट करते हैं, इसी को बोलते हैं व्हील सीट।
तो यह होता है 175 से 178 mm होता है ये। आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी तो सारा डिटेल्स मिलेगा आपको। कह रहा है फ्लैंज थिकनेस ऑफ न्यू ब्रॉड व्हील कोच ईच, कह रहा है ब्रॉड गेज कोच के नए व्हील पहिए का फ्लैंज की मोटाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यह 29.4 मतलब यदि न्यू है ना तो क्या रहेगा, न्यू फ्लैंज थिकनेस भाई 29.4 न्यू रहेगा। और इसका जो कंडम साइज रहेगा ना, कंडम साइज, ठीक है, मैंने सुपर फास्ट गाड़ियों का वो 22 mm होता है, ठीक है। ये फ्लैंज थिकनेस मैंने मोटाई, फ्लैंज की मोटाई। यदि वही वैगन के केस में रहता है तो कंडम साइज कितना हो जाता है आपका 16 mm हो जाता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे कंडम साइज ऑफ डी, यहाँ पर फ्लैंज, डी फ्लैंज की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर जो फ्लैंज है वहाँ पर देखिए फ्लैंज का थिकनेस था ये दोनों ये अलग है, ये न्यू फ्लैंज थिकनेस है। अगर यहाँ पर कंडम लिखेंगे हम लोग, कंडमन रहता है, कंडमन फ्लैंज थिकनेस, ये आपका रहेगा 22 mm, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कंडमन साइज तो यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कंडमन साइज ICF व्हील फ्लैंज, ये 35 mm होता है, यहाँ पर लिखा है डी फ्लैंज, तो कोई टेंशन नहीं है। तो डी फ्लैंज भी आपसे आगे पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पर डी फ्लैंज यहाँ पर दिया गया है। लेकिन फ्लैंज की जो हाइट होती है ना, कि न्यू हाइट ऑफ व्हील फ्लैंज, अगर हाइट पूछेगा, एक होता है थिकनेस, फ्लैंज की थिकनेस, एक होता है फ्लैंज की हाइट। ये होता है 28.5 mm। अब जैसे ही अपनी जो ट्रेड होता है, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है अपने ट्रैक के साथ, उसको ट्रेड करते हैं। जब ट्रेड की हम लोग ट्रिमिंग करते हैं, जब छिलाई करते हैं तो क्या होता है, कम होता है। और जो साइड में उभरा भाग होता है उसको फ्लैंज कहते हैं। जैसे ट्रेड की छिलाई करेंगे तो क्या होगा, फ्लैंज आपका अधिक बढ़ेगा। तो वहीं करा जब उसकी फ्लैंज की ऊंचाई जब ऊपर होती है तो उसी को बोलते हैं डीप फ्लैंज। भाई 35 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए न्यू रूट रेडियस साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका 14 mm होता है। ज़रा ध्यान देंगे, वंदे भारत का जो न्यू रूट रेडियस होता है 16 mm होता है। अब कह रहा है कंडमन साइज ऑफ ICF व्हील रूट रेडियस, भाई ये 13 mm या 13 mm से कम रहेगा ना तो क्या होगा, वो कंडम हो जाता है रूट रेडियस। अब जरा ध्यान देंगे, कह रहा कि क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ ICF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसका के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है और जो पहिया होता है, उनके मध्य का जो क्लियरेंस कितना होता है भाई 5 mm का होता है। इसे आप ध्यान देंगे। और यदि वहीं LHB होता, LHB के ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के मध्य जो गैप होता है 1 से 1.5 मतलब 1 से 1.5 mm होता है। 1 से 1.5 mm के मध्य गैप रहता है। लेकिन आपके के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक जो है उसके मध्य का जो क्लियरेंस होता है भाई 5 mm होता है। तो उसे नोट कर लेंगे और एक लाइक करेंगे। ये सब चीज़ें खोज कर आपको बताई जाती है, मेंशन किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है, PEAV, पैसेंजर्स इमरजेंसी अलार्म वाल्व बोलते हैं इसको। अब आपसे यहाँ पर नाम नहीं लिया है कि ICF का पूछ रहा है कि LHB का पूछ रहा है, तो दोनों को यहाँ मेंशन किया गया है। PEAV डाया ऑफ ICF ऐसा पूछेगा तो आप बोलेंगे 8 mm। आपसे पूछेगा PEAV डाया ऑफ LHB क्या कहेगा 19 mm है। दोनों को नोट करेंगे भाई आप। और जो बच्चे PDF परचेज किए हैं वो मैसेज करेंगे, सारा चीज़ उनको मिल जाएगा। ये अब कह रहा व्हाट इज़ द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी, कह रहा LHB बोगी का व्हील बेस क्या है। जो व्हील बेस है, अब देखेंगे आप LHB का पूछा है तो ये होता है 2560 mm। बट यहाँ पर अब आपको दोनों मेंशन किया गया है। ये आपसे ICF भी पूछेगा आप बताएंगे, वंदे भारत पूछा है तो भी आप बताएंगे। तो यहाँ पर ICF कितना होता है 2896 mm और आपका वंदे भारत कितना होता है 27 mm होता है। एक लाइक करिएगा आप लोग। देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ SS2 किलोमीटर, कह रहा है कि यहाँ पर किलोमीटर के आधार पर जो है SS2 कब किया जाता है। तो SS1 जो होता है ना वह 6 लाख किलोमीटर पर होता है। SS2 कितने पर होता है 12 लाख किलोमीटर पर होता है। तो SS3 इसका डबल क्या होगा 24 लाख किलोमीटर पर होता है। तो जरा ध्यान देंगे, इसको एक चीज़ समझ लेंगे। जो SS1 6 लाख, 6 का SS2 6 दूना 12 लाख, SS3 12 का 24 में सब डबल हो रहे हैं। अब टाइम से पूछेगा ना, टाइम कितना होता है 18 माह होते, मतलब
18 माह होते हैं, 18 गुना क्या होगा 36 माह होगा, और 36 गुना क्या होगा 72 माह होगा मंथ। ये 18 मंथ को हम लोग 1.5 आधा साल मतलब 1.5 साल कहेंगे। SS2 3 साल में होता है, SS3 क्या होगा अपना यहाँ पर 6 साल में होता है। सब कुछ डबल होता है, 18 का डबल, माह में 36, 36 का डबल क्या होगा 72, साल में 1.5 साल, समय क्या होगा यहाँ पर 1.5 दूना 3 होगा, मैंने 3 साल, 3 का डबल क्या होगा यहाँ पर 6 साल। वहीं क्या आ गया आपका आंध्र प्रदेश किलोमीटर, किलोमीटर कितना 6 लाख, 6 का डबल 12 लाख, 12 का डबल क्या 24 लाख। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, तीनों को मैंने बता दिया है आपको। अब आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, आगे चलेंगे। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील एंड ट्रॉली बाई, अब कह रहा है कि पार्ट्स पहिए की चाल को नियंत्रित किया जाता है एक्सल गाइड के द्वारा। अब एक्सल गाइड के द्वारा क्या होता है, आपके लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। अब एक्सल गाइड से बनने वाले सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिया गया है कि किसी प्रकार से आप भ्रमित नहीं होंगे। नोट पॉइंट, एक्सल गाइड के ऊपर 9 होल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सल गाइड के ऊपर भाई 9 होल होते हैं, जो कि ऑयल क्या होता है उसी के अंदर कंपिंग करता है, ठीक है। और प्रत्येक होल का जो व्यास होता है 10 mm, ये भी दिया गया है कि जो होल्स होते हैं उनकी जो डाया होती है वह 10 mm होती है। अब कह रहा डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट गेज, अब आपसे गेजिंग पूछता है, डिस्टेंस रहेगा, सॉरी ये रहेगा डिस्टेंस रहेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो फर्स्ट गेज के मध्य दूरी होती है वह 570 mm होती है। यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ भी रहेगा क्या डिस्टेंस, इसको PDF में हम कर देंगे करेक्शन। तो जो सेकेंड गेजिंग होती है 2159 होती है, और जो थर्ड गेजिंग होती है 3612 में होती है। आगे चलेंगे हम लोग। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, 24 वोल्ट। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आप देखे होंगे, आप क्लास को उठाकर देखिए, आपको यदि GI बनना है, क्योंकि आगे भाई 8th पे कमीशन भी है, उसके बाद और आप GI के बाद SSC बनेंगे, SSC में 4 साल सर्विस देने के बाद आप डायरेक्ट लेवल 8 में चले जाएंगे। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, आप यदि एक एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेते हैं तो सपना पूरा हो जाएगा आपका भाई, और आप अधिकारी के रूप में रेलवे में काम करने का आपको एक मौका मिलेगा। अब ये जो स्पीड सेंसर वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये व्हील की रोटेशन को कम्यूट करता है। अगर व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, आप यहाँ पर KB मतलब इसको बोलते हैं नॉर ब्रेम से, ठीक है। तो नॉर ब्रेम से यदि कंपनी की है तो अब ये 0.9 से 1.4 mm, यही आपको याद रखना है, क्योंकि नॉर ब्रेम्स का ही अब ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। स्पीड सेंसर ये कंप्यूट करता है, ठीक है। यह जो है जब गाड़ी ट्रैक पर चलती है तो उसके जो रिवोल्यूशन, जो इसका RPM है कि कौन सी जो व्हील है उसका RPM कितना चल रहा है। 2 व्हील हैं तो कोई ज़्यादा बार घूम रहा है, कोई कम बार घूम रहा है, तो इसको सेंस करता है। ये क्या करता है, सेंस करके WSP को बताता है, उसको मेंटेन करता है, सही करता है, और व्हील को स्लाइड होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है WSP। जरा ध्यान देंगे, इफ़ स्पीड सेंसर ऑफ फैमिली, वहाँ पर नॉर ब्रेम्से का था, लेकिन यहाँ पर फैमिली का बना रहेगा, तो इसका एयर गैप क्या रहेगा 1.5 से 1.5 mm के मध्य रहेगा ये। तो कुछ भी चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है भाई, इस क्लास को करने से यही आपको फ़ायदा हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। थोड़ा सा फास्ट लेंगे। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रेक पैड ऑफ LHB बोगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LHB बोगी की ब्रेक पैड की जो थिकनेस न्यू होती है 65 mm होती है थिकनेस। अब वंदे भारत ब्रेक पैड देखिए, वंदे भारत को भी ऐड किया गया है कि थिकनेस यदि ब्रेक पैड वंदे भारत पहुँचेगा तो वो भी कितना होता है 35 mm होता है। अगर कंडम थिकनेस ऑफ LHB ब्रेक पैड, जो कंडम से होता है LHB का वो 7 mm होता है। 28 mm क्या होता है, वीयरिंग अलाउंस होता है उसका, क्योंकि 28 में से 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 35 mm जाएगा। अब करा कंडम थिकनेस ऑफ वंदे भारत ब्रेक पैड, LHB का जो ब्रेक पैड कंडम साइज 7 mm था, वंदे भारत क्या होगा सिर्फ 1 mm मतलब 8 mm रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे फ्रिक्शन एरिया LHB वंदे भारत, जो फ्रिक्शन एरिया है आपका किसका, ब्रेक डिस्क का, सॉरी ब्रेक पैड का, तो ये क्या होगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। करा डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर पहले बता दिया था मैं कि LHB है या आपका वंदे भारत है, तो उनके ब्रेक डिस्क के मध्य, जो ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के मध्य जो क्लियरेंस होता है 1 से 1.5 mm होता है। वही मैं बताया था ICF में
व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो गैप होता है वह 5 mm का होता है, नोट कर रखेंगे। अब ब्रेक एप्लीकेशन टाइमिंग 3 से 5 सेकंड में ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ब्रेक रिलीजिंग टाइमिंग, ब्रेक रिलीज होने में क्या होगा, 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा उसको। आगे चलेंगे। करा इन एलएचबी कोच आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीपी पाइप लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलएचबी कोच के मुख्य बीपी पाइपलाइन का जो बाहरी व्यास होता है भाई वह 32 mm होता है। आपका डायमीटर ऑफ बीपी एंड एफपी इज, अब करा कि बीपी और एफपी के जो है ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो डायमीटर होता है वह कितना होता है भाई, वह 25 mm होता है। आउटर डायमीटर कितना होता है, 32 mm होता है। तो कुछ भी चीज़ें नहीं छूटी है, सारी चीज़ें मेंशन हो रही है, नोट्स बनाते रहेंगे। यही जो है कम समय में एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा भाई। हाउ मैनी मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोचेज आर जनरली डन इन प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो। और करा कि जो डिपो में जो एलएचबी के मेंटेनेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई उसके जो पिट लाइन जिसे कहा जाता है आमतौर पर देखिए कहा गया दिस टाइप मेंटेनेंस ऑफ पिट लाइन। ये जो D1, D2, D3 होते हैं ना, ये सभी पिट लाइन पर होते हैं भाई। D1 एवरी ट्रिप होते हैं, D2 क्या होता है आपका 30 दिन ± 3 दिन, D3 का होता है 180 दिन ± 15 दिन। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कराया गया है। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडेड यार डैम्पर इन एलएचबी कोच। यार डैम्पर क्या करता है भाई, यह रोलिंग मोशन को क्या करता है, कम करता है। यह बोगी और कार बोगी से क्या होता है भाई, जुड़ा रहता है। और इसकी जो स्टैंडर्ड जो लंबाई होती है ना, ठीक है, वो पूछता है, आप बता देंगे 1083 mm, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी पूछता है, इसका जो कैपेसिटी पूछता है तो आप बता देंगे 11,000 kgf का होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। का न्यूली बिल्ड बीएलसी कंटेनर वैगन फर्स्ट पीओएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि न्यूली है, फ्लैट वैगन्स है, कोई न्यूली यदि वैगन्स बना हुआ है तो उसका जो पहला होता है ना पीओएच वह भाई 6 साल पर होता है। उसके बाद जितने होते हैं सभी 4.5 साल में होंगे। अब करा इन सिंगल पाइप सिस्टम द मैक्सिमम टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ वैगन ब्रेक्स। अगर सिंगल है, अगर डबल पाइप नहीं है, सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम है तो ब्रेक को रिलीज होने में 45 से 60 सेकंड का समय लगेगा। अब वहीं पर क्या तो ट्विन पाइप देखेंगे, सिंगल पाइप था तो यहाँ पर ऐड किया गया है, कुछ छूटा नहीं है। यदि ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम रहेगा तो ब्रेक को रिलीज होने में 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल पाइप रहेगा तो ब्रेक रिलीज होने में 45 से 60 सेकंड लगेंगे। यदि ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम है तो क्या होगा, 15 से 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग एक लाइक करेंगे और एकदम इन तक बने रहिए। आपको पूरे क्वेश्चंस के जो है ना पूरा एक अनुमान मिलेगा आपको कि हम ये तैयारी कहाँ से कर रहे थे और कहाँ से पढ़ाई करनी है हमें। आप देखेंगे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना भाई ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। देखिए जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ये जो क्लास है बच्चों के डिमांड पर चलाई जाती है। बच्चे कॉल्स करते हैं सर इसी सीरीज़ को आप कंटिन्यू करें। देखिए जो एक्सपर्ट है ना वो यही कहते हैं यदि आपके पास समय कम है तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं ना आप उनको तैयार करके जाइए। आपका 99% पूरी फुल गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा कि जो अपना ड्रॉप टेस्ट होता है बीपी का वह सबसे ज़्यादा कितना होना चाहिए या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ड्रॉप टेस्ट होता है ना ब्रेक पाइप का, यदि उसका जांच होता है तो उसकी जो गिरावट होती है ना वह 0.2 kg/cm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे कर्टेन एंड रेक्सिन सीट ऑफ एलएचबी कोचेज आर। एलएचबी कोच के पर्दे और रैक्सिन रहेगा, वैक्सीन नहीं क्या रहेगा यहाँ पर, रैक्सिन सीट बनी होती है। ये फायर रिडार्डेंट मैंने अग्नि रोधक, उसमें आग नहीं लगता है। जो ब्लू कलर की नीचे जो है उसके ट्रफ फ्लोर पर फैला रहता है, ठीक है। करा द एंटी रोल बार मस्ट बी चेक्ड फॉर। एंटी रोल बार की जांच अवश्य की जानी चाहिए। एनी वियरनेस, अगर कौनो घिसाव वगैरह हो, एनी क्रैक हो तो भी, या फ्री मूवमेंट कर रहा है कि नहीं है, इन सब की जांच करनी चाहिए। आप कह रहा है कि नोट मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार
प्रिवेंट द रोलिंग मोशन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह रोलिंग मोशन को क्या करता है, ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। कम नहीं करता है, ये प्रिवेंट करता है, मिनिमाइज या ऐसा कुछ नहीं है, प्रिवेंट करता है या उसका अपोज करता है, विरोध करता है, किसका, रोलिंग मोशन को रोकता है। आफ्टर POH द लोवेस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोच। देखेंगे आपको ऊपर पूरा डिटेल्स दिया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखें उसी में से क्वेश्चन बना रहा है कि POH के बाद ICF कोच के लिए न्यूनतम स्वीकार पहिया कितना है, 837 mm है। आगे चलेंगे, ये POH है, IOH में है तो हम लोग 825 तक चला देते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि IOH 9 महीने के अंतराल में गाड़ी वापस आ जाती है, POH में 18 महीने में गाड़ी आती है ना, तो इसलिए POH में 837 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर येलो स्ट्रिप द इंड बॉडी, बहुत ज़्यादा पूछने वाला। जैसे कोई आपका एक कोच है, ठीक है, तो देखे होंगे पीछे एक पीली पट्टी रहती है ऐसे, तो उसका संकेत क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि अब पीछे कोई डब्बा नहीं है, समझ रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से कपलर बनाए, फिर इसको एक डब्बे से ऐड कर दें, फिर यहाँ पर बनाए डब्बे को ऐड कर दें, तो फिर इसके पीछे इस प्रकार का एक क्रॉस सिंबल लगा रहता है ये डब्बे के पीछे। इसका मतलब ये होता है कि यह आखिरी डब्बा है, ये पूरे यूनिट का, पूरे रेक का आखिरी डिब्बा है, इसी को कहते हैं एंटीटेलेस्कोपिक। आगे चलेंगे, कह रहा है कि इन ट्विन पाइप सिस्टम द एयर प्रेशर शुड बी, कह रहा है ट्विन पाइप प्रणाली में एयर का जो दबाव होता है एजली रिजर्वायर का, भाई वह 6 kg/cm स्क्वायर का होता है। द न्यू डायमेंशन ऑफ साइड बियरिंग पीस इन साइड, कह रहा है कि साइड बियरर के बियरिंग पीस का आयाम। देखेंगे वहाँ पर मैंने आपको डाटा ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि बियरिंग पीस का आयाम क्या होता है। तो बियरिंग पीस ऊपर यदि नोट्स बना है तो आप बिल्कुल बताएंगे सर 45 mm होता है, न्यू साइज 45 mm होता है, सब रिन्यूअल साइज 43.5 mm होता है, कंडम साइज कितना होता है इसका 42 mm 42 mm होता है। कहता है इसको साइड भी, हाँ देखेंगे नोट पॉइंट हैंगे, इसको एकदम जो हिंदी भाषा बच्चे हैं, हिंदी भाषी, उनको किसी प्रकार का यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और इंग्लिश वालों को भी नहीं प्रॉब्लम आएगी, बोथ लैंग्वेज है। इसको साइड बीरर में रखने से पहले साइड बीयरिंग पीस के ऊपर जाता है, समझे, मतलब आपका साइड बीरर रहेगा, उसके बाद वो जो अपनी प्लेट थी, ठीक है, वह प्लेट रहेगी, इसके बाद यह इसका सिर्फ अर्धगोली आकार का होता है। कह रहा है कि इसको साइड बियरर में रखने से पहले साइड बियरिंग पीस के ऊपर रखा जाता है, कि नोट लिखा है, ठीक है, और इसका सिर्फ अर्धगोली आकार का होता है। तो कुछ भी नहीं है, एकदम इतिहास की तरह को बना कर लिखा गया है, आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है कि यहाँ पर वेयर एंकर लिंक इज फिटेड इन ICF बोगी, कहाँ फिट होता है भाई, एंकर लिंक कहाँ फिट होता है, यही तो पूछ रहा है। यह बूस्टर और बोगी ट्रांसमिशन, मैंने ट्रांजम में, बोगी और ट्रांजम में फिट होता है, ये किसी वीडियो में पिक्चर में मैंने दिखाया है आप लोगों को। और एंकर या लेंथ ऑफ एंकर लिंक ये 451 mm, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधे पूछा हुआ है एग्जाम में कि एंकर लिंक की लंबाई कितनी होती है, 451 mm। टोटल नंबर ऑफ एंकर लिंक इन वन बोगी, एक बोगी में 2 होते हैं, दोनों डायगोनल होते हैं, ठीक है। करा कि आफ्टर, मतलब इस प्रकार से यदि हम लोग फ्रेम बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस यदि एक इधर फिट रहेगा तो अगला इधर फिट रहेगा, तो डायगोनल इसी को बोलते हैं। कहा कि यहाँ पर आफ्टर अलार्म चेन पुलिंग इट इज रीसेट द ब्रेक आफ्टर रिलीजिंग बाई, कहा कि अलार्म ट्रेन खींचने के बाद इसे रीसेट कर दिया जाता है और ब्रेक रिलीज होते हैं PEAB से। जैसे ही यहाँ आप PEAB को रीसेट करेंगे, आपका जो BP प्रेशर होता है वह 0 हो जाता है, ब्रेक अप्लाई हो जाता है, परंतु उसको रीसेट कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपने चेन पुलिंग किया है PEAB को। आगे चलेंगे, करा D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन आफ्टर, LHB कोच का D2 में रखरखाव कार्यकाल है, तो यहाँ पर देखेंगे D2 आपका 30 दिन ±3 दिन, D3 पूछेगा तो 180 ±15 दिन, और D1 क्या होता है, एवरी ट्रिप होता है। आगे चलेंगे, कहता है यार डैम्पर इज फिटेड ऑन द LHB कोचेज, LHB कोच में यार डैम्पर लगा होता है बोगी एंड कार बॉडी में, ठीक है, यह रोलिंग मोशन को कम करता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नंबर ऑफ एंकर लिंक प्रोवाइडेड इन ए ICF कोच और ICF कोच में प्रदान देंगे। यहाँ पर कोच पूछ लिया है भाई, एक कोच में क्या होता है, 2 बोगी होते हैं, तो वहीं कह रहा है कि ICF कोच में एक कोच में कितने एंकर लिंक लगे होते हैं, तो 4। मैं यहाँ पर जहाँ समझ रहे हैं, मतलब आपने प्रैक्टिकल काम किया है ना, तो आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है ना, वहीं आपका काम है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है तो कहीं जाएगा नहीं। फ्लैट फेसेस ऑन टायर फॉर कोचिंग स्टॉक इन अलाउड अप टू, कर कोचिंग स्टॉक के लिए टायर का फ्लैट फेस की अनुमति है, अगर कोचिंग है तो 55 mm, वैगन होगा तो क्या होगा 60 mm होगा। आगे चलेंगे, उससे नेक्स्ट कर रहा है कि द वैलिडिटी ऑफ BPC
प्रीमियम ब्रेक एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम ब्रेक होता है जो बीपीसी का, उसका तो पहले कलर पूछता है, बीपीसी का कलर कितना होता है प्रीमियम ब्रेक का, तो आप ग्रीन बता देंगे। और इसका जो वैलिडिटी होती है प्रीमियम ब्रेक की, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 प्लस माइनस 3 डेज। व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। बोगी की लंबाई, अब आपसे यहाँ पर अब पूछेगा कोच की लंबाई चौड़ाई, तो ये सब चीज़ें बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा होता जाएगा, फिर भी जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको कवर कराएंगे। तो कह रहा है 23,540, ये होता है हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक, ये होता है लेंथ ओवर कपलर LOC, लेंथ ओवर कपलर, ये होता है 24,000 क्या होता है आपका ये mm होता है। विड्थ अब यहाँ पर बॉडी जो चौड़ाई होती है कोच की, ठीक है, क्या होगा 3240 mm होता है। अब देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच की उच्च गति क्षमता कितनी होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं पर यदि आईसीएफ का पूछेगा मैक्सिमम स्पीड आईसीएफ का, तो आप बता दें 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे चलेंगे, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज इन एलएचबी, एलएचबी में किस प्रकार का जो बियरिंग है वह यूज होता है, तो आप CTR बताएं, कार्टे स्टेपर रोलर बियरिंग, और ये एंटी क्लाइंबिंग फीचर के साथ रहता है, ठीक है। यह जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। आईसीएफ में पूछेगा तो आप बता देंगे स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, ठीक है। वहीं वंदे भारत में अपना क्या रहता है भाई, डेलेनर कपलर रहता है, सेमी परमानेंट डेलेनर कपलर। आगे चलेंगे, करा कि हाउ मैनी शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, अब कितने यूज होते हैं तो सीधे बता दे रहा है 18 यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर PVD, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितने होते हैं 4 होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, यस फॉर सेकेंडरी, V पर वर्टिकल, ये D फॉर डैम्पर। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कितने होते हैं 2 होते हैं। अब आपके ER डैम्पर की बात करेंगे, ER डैम्पर कितने होते हैं 2 होते हैं। अब आपका लेटरल डैम्पर कितना होता है, इसमें क्या होता है लेटरल आपका 1 होता है। तो ये क्या है, सिर्फ एक बोगी की है, कोच नहीं, क्या होता है एक बोगी की, क्योंकि एक कोच में 2 बोगी होती है। क्या होगा 4 2 6 2 8 1 9, जब एक बोगी में 9, तो भाई एक कोच में करा है, कोच में कितने होते हैं 2 बोगी होते हैं, 9 गुना क्या होगा 18 हो जाएगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, वंदे भारत की बात करेंगे सब कुछ रहता है कॉमन, बट लेटरल डैम्पर कितना रहता है 1 + 1, दोनों साइड रहते हैं 2, तो क्या होगा ये 10 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाए, एक में 10, एक बोगी में क्या होगा 10, तो एक कोच में क्या करेगा वंदे भारत के कोच में, आप बता देंगे 20। वेरी गुड, आप उसको नोट करेंगे तो वेरी गुड हो जाएगा। कर अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। राइडिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है, आरामदेह यात्रा, समझ रहे हैं। एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स लगभग होता है 2.5 होता है, आईसीएफ का 3.5 होता है, वंदे भारत का 3.26 होता है, और 1018 का 3 क्या होता है आपका 62 होता है, ठीक है। सब नोट कर लेंगे एक जगह, सब कुछ मिल रहा है आपको। सोल बार ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, एलएचबी कोच के सोल बार का निर्माण किया जाता है, यह IRS 41 कार्टन स्टील का बना होता है, जो थिकनेस होती है 6 mm होती है। शेप क्या होता है इसका, C शेप के आकार का होता है, ठीक है। और आईसीएफ का जो होता है क्या आपका सोल बार, वह भी कार्टन स्टील, आईसीएफ कॉटन स्टील या IRS 41 का बना होता है। जो आईसीएफ का जो सोल बार होता है उसकी जो थिकनेस होती है भाई वो भी 6 mm होती है। आईसीएफ सोल बार का जो शेप होता है, शेप इसका जो शेप होता है वह जेड सेक्शन में होता है, बट यहाँ पर ये एलएचबी का जो आकृति या शेप होगा वह C शेप में होता है, C टाइप का होता है। आगे चलेंगे, अगर हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड 1 एक्सल, ऑन 1 एक्सल रहेगा, ये AXL ही रहेगा, ठीक है। इन फिएट बोगी रहेगा यहाँ पर, इन फिएट FIAT। फीट बोगी में एक एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो भाई ब्रेक डिस्क कितने होंगे आपके यहाँ पर 2 रहेंगे, क्योंकि एक एक्सल आपका ये एक्सल होगा, यहाँ पर ये व्हील होगा, अब यहाँ पर क्या होगा आपका ब्रेक डिस्क हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि कितने आपके रहेंगे ब्रेक डिस्क, तो एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, 2 ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी पूछेगा तो आप बता देंगे 1030 mm होगा। यदि व्हील और ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी पूछेगा तो आप बता देंगे कितना 175 mm होगा। बाकी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, जो डायमीटर होता है कितना होता है ब्रेक डिस्क का, जो डायमीटर होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रेक डिस्क का, तो ये कह रहा है 640 mm होगा। थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क की जो मोटाई होगी 110 mm होगा। कंडम साइज ऑफ ब्रेक डिस्क कितना होगा 96 mm होगा।
द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज हैज़ फीचर्स। LHB कोचों में लगे CBC की सुविधा होती है, एंटी क्लाइंबिंग होती है। देखेंगे यहाँ पर पूरा चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ से कुछ जाएगा नहीं, आपसे करेंगे एंटी क्लाइंबिंग क्या कि AARS टाइप का, कि भाई एंटी क्लाइंबिंग फीचर रहेगा और जो टाइप्स पूछेगा तो आप बता देंगे AARS टाइप का रहता है। क्वेश्चन नंबर 245 देंगे, यहाँ पर आ गया है व्हाट इज़ द करेक्ट रेंज ऑफ हाइट परमिसिबल एयर स्प्रिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह कह रहा है कि जो उसका एयर स्प्रिंग होता है LHB की, उसकी हाइट कितनी होती है, तो आप बता देंगे बोस्टर के ऊपर जो रखा रहता है, ठीक है, जो बोस्टर के ऊपर एयर स्प्रिंग लगी रहती है तो उसकी हाइट आप बता देंगे 289 से 294 mm के मध्य रहता है, ठीक है, इसको जरा आप ध्यान देंगे। अब करा क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर LHB कोचेज इज डन इन, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये 246 अगर उसका हम लोग नाम दे देंगे 2046 यहाँ भी। तो कह रहा है कि क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर LHB कोच इज डन इन, कह रहा है एयर फिल्टर LHB कोच की जो सफाई की जाती है वो D1 में होता है, ठीक है, D1 मतलब क्या होता है आपका ट्रिप मेंटेनेंस में होता है। कह रहा है कि नोट सी क्लास ओडिसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, सी क्लास ओडिसी कब चलाया जाता है, डे लाइट मतलब दिन के उजाले में चलाई जाती है। सी क्लास ओडिसी बहुत बार पूछता है। स्पीड कितनी है इसकी 35 किमी प्रति घंटा, 25 किमी प्रति घंटा सॉरी। अब देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्व उत्पादन, मतलब सेल्फ जनरेटिंग तो GS होता है, इसी को होता है सेल्फ जनरेशन या फिर सेल्फ जनरेट कहते हैं इसको। कह रहा है कि स्व उत्पादन विद्युत उपकरण अद्वितीय श्रेणी का परिवहन कोड क्या होता है, ये GS होता है। अब आपसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछता है, WCB पूछता है, तो आप लोग यहाँ पर पेंट्री कार बता देंगे, BPH पूछेगा तो बता देंगे पार्सल वैन होता है। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी इज डन बाई, जो मानव जीवन से जिससे जुड़ी जो घटनाएं होती हैं उनको CRS के द्वारा उसकी जांच पता की जाती है, इसको कहते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, तो ये क्या होता है, नक्कल होता है। नक्कल क्या होता है, सेंटर बफर कपलर का सबसे वीकेस्ट पार्ट, सबसे कमजोर पार्ट कौन होता है, नक्कल होता है, ठीक है, एक लाइक करेंगे आप लोग। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम गोज टू, जब हम ब्रेक को रिलीज करेंगे तो हवा कहाँ चला जाएगा भाई, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर, जो CR की जो क्षमता होती है वह 6 लीटर की होती है और यह पार्किंग ब्रेक के लिए यूज होती है, जो गार्ड साहब करते हैं, ठीक है, पार्किंग ENG रहेगा, ठीक है। आपका इसका प्रेशर कितने करेगा भाई, 5 kg करेगा। आप कहेंगे द कंट्रोल रिजर्वायर माउंटेड ऑन द फेस ऑफ कंट्रोल, करें कंट्रोल रिजर्वायर किसके मुंह पर लगा होता है भाई, कॉमन पाइप ब्रैकेट के मुंह पर लगा रहता है कंट्रोल रिजर्वायर। जो CR जो लगा रहता है वह कॉमन पाइप के पास लगा रहता है। कह रहा 2000 देखेंगे उसे नेक्स्ट 2053। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन LHB कोच, LHB कोच में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का जो सिद्धांत है वह ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम है। आगे चलेंगे। करा कि नोट वंदे भारत व्हील माउंट डेस्क सिस्टम वंदे भारत में होता है। अब लेंगे डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रेक इंडिकेटर पाइप होते हैं, जो ब्रेक इंडिकेटर रेड और ग्रीन शो करते हैं, उनका व्यास पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आप बता देंगे 10 mm है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, फिरोजपुर डिवीजन का पेपर हम लोग इसको कवर अप करा रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो इससे पहले आप 2000 क्वेश्चंस के ऊपर वाली क्लास देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा चुका हूँ लगभग में। तो यही मैं कहता हूँ कि यदि जो मेरा ये टास्क है आप इसको पूरा करके जाइए, एक सीट कंफर्म हो जाएगी। आपका सपना जो है ना नौकरी JEE बनने की, वो यहीं से पूरा होगी, TD वर्ड्स के साथ ही पूरा होगी भाई। अगर जब अप्लाई करेंगे ना, एकदम एकदम सीधा लिखा है, जब अप्लाई करेंगे तो रेड कलर शो करेगा, रिलीज करेंगे तो ग्रीन कलर शो करेगा। और कभी कभी क्या करता है, क्या होता है कि आप जो है रिलीज करते हैं, ग्रीन तो शो होता है लेकिन वो रिलीज नहीं होता है, उसी को कहते हैं ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, मेंटेनेंस सेम स्पीड ऑफ ईच एक्सल। वहीं कह रहा है कि जो आपका स्पीड सेंसर है यह प्रत्येक एक्सल पर लगे डिस्क के RPM है उसको काउंट करता है, ठीक है। और यदि कम बेसी चल रहा है तो उसको मेंटेन करके सेम स्पीड में करने की कोशिश करता है,
SP। What should be the speed of loco while coupling with LHB कोच ट्रेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कपलिंग करते हैं, जब हम दो बोगियों को आपस में जोड़ते हैं लोको के साथ, तो इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वह 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इसको एक लाइक करिएगा आप लोग। कहना कि व्हाट इज़ द गोल्डन हावर आफ्टर ए ट्रेन एक्सीडेंट? जो गोल्डन हावर होता है, जो 1 घंटे का समय अंतराल होता है एक्सीडेंट के बाद वाला समय, क्योंकि उसी समय में यदि अच्छे तरीके से उपकरण वगैरह और ये ART वगैरह गाड़ियाँ पहुंच गई हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो जान हानि एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो यदि सुरक्षा उपकरण मेडिकल मुहैया अच्छे तरीके से की जाती है, तो उसी 1 घंटे को ही बोलते हैं गोल्डन हावर्स कहते हैं। अब कह रहा है मूविंग टाइम ऑफ ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART इन नाइट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अब कह रहा रात्रि के समय में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी ART की जो स्पीड है उसके विषय में बात ये कर रहा है कि किस हिसाब से मूविंग कितने समय में मूविंग होगी। तो नाइट में 45 मिनट और डे में 30 मिनट। उस जगह पर गाड़ियाँ आती रहेंगी इतने समय के अंतराल पर। मैरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन पास इफ हस्बैंड इज मिसिंग फ्रॉम। कह रहे हैं कि जो शादी की हुई आपकी लड़की है, आपने अपने बेटी की शादी किया है, लेकिन किसी कारण से उसका जो हस्बैंड है उसको छोड़ के भाग गया, मिस हो गया, वो 7 साल तक वो भाग गया, समझ रहे हैं मेरी बात, तो उसको फिर से वापस क्या होगा, हम लोग पास में ऐड कर लेंगे 7 ईयर तक। व्हाट इज़ द लॉन्ग ऑन पीरियड फॉर इसेंटियल, यहाँ करें इंटरमीडिएट स्टाफ एज पर होयर रूल। होयर नियमों के अनुसार एसेंशियल इंटरमीडिएट कर्मचारी के लिए लॉन्ग ऑन अवधि कितना है, 10 आवर्स है। तो इसमें जैसे अपने रेलवे ड्राइवर होते हैं लॉन्ग ऑन, इनकी ड्यूटी 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अपना रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले जो कंट्रोलर वगैरह हैं, तो इन प्रकार के जो ड्यूटीज हैं ना, उनको एक हावर्स एक लिमिट तय की गई है। तो फ्रेंड्स ये होयर रूल के अंतर्गत तय किया गया है, उसी हिसाब से उनको अलाउंस मिलते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीज्ड टू मनीविल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, आर्टिकल 110। हु वाज द फर्स्ट लेडीज एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान थी। करा विच रिवर ऑफ इंडिया इज ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग? भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? या लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम मोहम्मद का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। भाई जरा ध्यान देंगे, एक्चुअल नहीं, ठीक है, गुलाम मोहम्मद का फाउंडर था, बस इसका जो एक्चुअल था, एक्चुअल जो फाउंडर था वह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। इससे भी आप याद रखेंगे, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत? 952 mm। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडम संख्या कितना होता है इसका? 977 mm। अब देखेंगे इन वंदे भारत रे की ऑफ 16 कोचेस टोटल नंबर ऑफ एक्सल हैविंग मोटर। अब कह रहा है जब 16 कोच का रहेगा ना, तो 50% क्या होता है यहाँ पर? पावर कार होते हैं। पावर कार को मोटर कार कहते हैं। यदि 16 कोच का है तो 8 कोच क्या होंगे? आपके MC होंगे। थोड़ा और तेज चला जाएगा। इन वंदे भारत रेक्स विच कोच कंटेन मेन ट्रांसफॉर्मेशन? जो किस कोच में ट्रांसफॉर्मेशन अगर आता है, जो TC टेलर कोच में अंडर स्लग में रहता है। अब वंदे भारत में मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, और भी ऐसा कंटेंट है कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा उस क्लास को। तो पेंटोग्राफ TC में लगा रहता है। एक्सिलरी जो कन्वर्टर हैं वो भी कितने में आपके TC में लगे होते हैं।
हाउ मैनी टीसी कोचेज आर इन 8 कार में, आपके 8 कार में कितने रहेंगे, आपके 2 रहेंगे, और 16 कार में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। वेन डिपो एग्जामिनेशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन इज कैरिड आउट आफ्टर, वंदे भारत ट्रेन की डिपो जांच कब की जाती है, एवरी 6 डेज में हो जाती है, या ये आपका क्या कह रहा है 10,000 किलोमीटर विच ईयरलियर। जो डिपो मेंटेनेंस होता है ना उसका 6 दिन में होता है, या तो उसका 10,000 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट होना चाहिए। तो जो इसमें से पहले पूरा होगा उसमें से हम लोग कर देंगे। करा कि हाउ मैनी सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पर ट्रैक्शन ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत के कर्षण के मुख्य ट्रांसफार्मर पर कितनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कितनी सेकेंडरी वाइंडिंग जिम्मेदार है भाई, 2। करा गियर रेशियो, जरा ध्यान देंगे, गियर रेशियो मेन एंड पिनियन इन वंदे भारत, जरा ध्यान देंगे। वंदे भारत में गियर अनुपात मुख्यतः क्या होता है, या पिनियन अनुपात, तो देखेंगे नंबर ऑफ टीथ 98 दांत होते हैं, और नंबर ऑफ पिनियन कितने होते हैं, 19 होते हैं। अगर इनका रेशियो पूछेगा, तो रेशियो पूछेगा तो 98 से मंदे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 19 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर वैल्यू पूछेगा तो आप देखेंगे अब 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पर सॉल्व किया गया है, 5.16 रहेगा ये। गियर रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ अपॉन पिनियन ऑफ टीथ। कह रहा है कि विच वन ऑफ द बेसिक यूनिट फॉर्मेशन ऑफ वंदे भारत, इनमें से वंदे भारत की मूल इकाई गठन क्या, मूल जो इकाई होती है, डीटीसी ड्राइवर टेलर कोच, ईएमसी मोटर कोच, टीसी टेलर कोच, ईएमसी फिर मोटर कोच। देख रहे हैं एक यूनिट में कितने आ रहे, 2 आ गए। यह आपका 16 कोचों का फॉर्मेशन रहेगा, तो 4 यूनिट रहेगा तो 4 गुना 8 सीधे आ जाएंगे। आगे चलेंगे, कहना कि तो मैक्सिमम टेस्ट स्पीड ऑफ यहाँ पर ट्रेन 18, तो जो ट्रेन 18 थी उसकी जो स्पीड थी मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इन सर्विस में कितनी थी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। मैक्सिमम लोड ऑफ ट्रेन 18 इज, ट्रेन 18 का अधिकतम एक्सल लोड कितना था, 17 टन था, ऊपर आपको दिखाया गया है लिखकर। कहना ASI क्या है, एयर स्प्रिंग फेलियर इंडिकेशन। ASI का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, एयर स्प्रिंग फेलियर इंडिकेशन। वाल्व विल गेट एक्टिवेट व्हेन एयर प्रेशर इन, कह रहा एयर स्प्रिंग बिलो इन रिड्यूस अप टू ASFI। वाल्व तब सक्रिय होगा, ASFI वाल्व तब सक्रिय होगा जब नीचे एयर स्प्रिंग बिलो में हवा का दबाव जो होता है, मतलब जो ASFI वाल्व लगा रहता है, ये अपना क्या है, बूस्टर है। बूस्टर में क्या रहता है, यहाँ पर एयर स्प्रिंग है, तो एयर स्प्रिंग में क्या होता है, एक दोनों तरफ क्या लेवलिंग वाल्व लगे रहते हैं, ये दोनों के प्रेशर को क्या करता है, इधर मेंटेन किया रहता है। जैसे ही इनके मतलब इस साइड कोई क्या हुआ, लीकेज वगैरह हो गया, तो यहाँ पर WSP रहता है। WSP क्या करता है ना, मेंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ASFI वाल्व है वो क्या करता है कि जैसे इधर से कहीं कुछ लीकेज हो गया, प्रेशर लीकेज हो गया, तो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, तो WSP क्या करता है, जो अपना AR के जो प्रेशर है उनको भेजता है, और इसे क्या होता है, मेंटेन होता है। लेकिन जैसे ही एक बार जब उसके प्रेशर और कम होता चला जाएगा, 1 से 0.5 के मध्य हो जाएगा, तो क्या होता है, अपना लगभग में अपना WSP क्या होता है भाई, एक्टिवेट हो जाता है, वहीं सक्रिय हो जाता है, मतलब क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। आगे चलेंगे, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन BP प्रेशर इज रिड्यूस बाई, करा फुल सर्विस अनुप्रयोग में BP का जो दबाव हो जाता है, देखेंगे यही होता है 1 से 1.5 kg। ये क्या होता है, इतना प्रेशर यदि हुआ तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो अप्लाई हो जाता है, ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। टाइम टेकन फॉर ब्रेक सिलेंडर फिलिंग फ्रॉम करा 0 to 6 3.6 में इन कोचिंग। कह रहा है कि जो प्रेशर है टंकियों में 0 से 3.6 kg पर सेंटीमीटर का भरने में, ठीक है, जो समय लगेगा वह 3 से 5 सेकंड लगेगा, इसे याद रखिएगा। 0 से 3.6 kg का प्रेशर फिल होने में कोचिंग में 3 से 5 सेकंड का समय लगेगा। कह रहा है कि इन अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, अंडर फ्रेम, पहले अंडर फ्रेम होता था, अब तो बोगी माउंट ऊपर माउंट हो रहा है। द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर
फॉर कोचिंग इज। कह रहा है अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम में कोचिंग स्टैक लेवल सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ओल्ड क्वेश्चंस हैं, ओल्ड टाइप के हैं, लेकिन अब तो सब कुछ मॉडरेट हो चुका है। अंडर स्लक्स से ऊपर हो गया, अब ओवर माउंट हम लोग BMBC को ओवर माउंट कर रहे हैं, बोगी के ऊपर लगा रहे हैं। तो जो पहले अंडर लगा रहता था उसके विषय में बात करें, पिस्टन स्ट्रोक। ICF यहाँ पर देखिए U/F अंडर जो फिटिंग होती है, ठीक है, वह 90 ± 10 mm होता है, 90 ± 10 mm का होता है, इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। यहाँ पर करा ICF मिनिमम पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। ये ऊपर माउंट होता है, बोगी माउंट होता है, BMBC की बात हो रही है यहाँ पर, BMBC, ठीक है। अब यहाँ पर BMBC का क्या होता है, ये जनरल होता है, मतलब मिनिमम पिस्टन स्ट्रोक होता है, ठीक है, 32 mm। और ICF का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है मैक्सिमम होता है वो 95 mm होता है, लेकिन ये आपसे 32 mm में पूछता है। और ICF का जब पूछता है पिस्टन स्ट्रोक तो मैक्सिमम, तो वो आप बता देंगे यहाँ पर 21 mm। कितना बताएंगे आप? वहाँ पर 21 mm बताएंगे। आगे चलेंगे। करें नंबर ऑफ डट कलेक्टर इन गुड्स वैगन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। गुड्स में जो डट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, उसके विषय में पूछ रहा है। तो सिर्फ एक लगा रहता है डट, कितना? सिर्फ एक डट कलेक्टर लगा रहता है। नो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, अगर आपका सिंगल पाइप है, ठीक है, एक रहेगा। ये ट्विन पाइप है तो 2 लगेगा, ठीक है, BP और AP दोनों में लगेंगे, क्योंकि ये हवा को क्या करता है, छानता है, छान कर ही वो क्या करता है, एयर के अंदर भेजता है। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन LHB कौन सी चीज़ का? LHB कौन सी ब्रेक सिलेंडर का जो व्यास होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए चीज़ों को मेंशन किया गया है। 255 mm डाया होता है, या इंच में 10 इंच होता है। मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है आपका? 21 mm होता है, 21 mm। अब देखेंगे यहाँ पर सबको ऐड कर दिया गया है। जनरल जो पिस्टन स्ट्रोक होता है इसका, ये LHB का 8 से 10 mm होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, LHB ब्रेक सिलेंडर मैक्सिमम प्रेशर। अब LHB का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वह 3.01 kg/cm² होता है। और ICF ब्रेक सिलेंडर का जो ICF का यदि आपसे डाया पूछे ब्रेक सिलेंडर का, 203 mm या 8 इंच बताएंगे आप, ठीक है। ICF ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है यहाँ पर, मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है यहाँ पर? 95 mm होता है। ICF का सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है, ठीक है, ये कितना होता है? ये मिनिमम है, ये आपका कितना? 32 mm होता है। ICF ब्रेक सिलेंडर का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है 3.8 kg होता है। वैगन्स में भी सबसे मैक्सिमम प्रेशर कितना? 3.8 kg का भी होता है वैगन्स में भी, अगर वो BMBC है तो, बोगी माउंट ब्रेक सिलेंडर है तो। अब देखेंगे यहाँ पर ये टाइप ऑफ बोगी इच बॉक्सन वैगन इज। बॉक्सन वैगन में बोगी जो होती है वह कास्ट स्टील की बनी होती है बॉक्सन वैगन में, इसे ज़रा ध्यान देंगे। इन BLC वैगन 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ, BLC वैगन में एक में भाई 5 कार होते हैं, 2 कार आपके A होते हैं, 3 कार क्या होते हैं आपके B होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ व्हील इन BLC वैगन इज। करा BLC वैगन में पहिए का कंडेमनिंग व्यास कितना होता है? 780 mm होता है। न्यू BLC व्हील जो होता है वह 840 mm होता है। करा इन रेक, करा यहाँ पर इन रेक ऑफ मोर देन 56 वैगन द एयर प्रेशर इन BP शैल बी मेंटेन्स इन द लास्ट वैगन। अगर करा कि जो रेक है ना भाई वह 56 वैगन से करा है, 56 वैगन से अधिक रेक में अंतिम वैगन में BP से हवा का दबाव बनाए रखा जाएगा। मतलब करा कि कोई एक रेक है उसमें 1 से 56 तक के कितनी है वैगन्स हैं। तो कह रहा है उसका जो लोको है, इंजन से पहले वैगन से लेकर कह रहा है कि आखिरी वैगन जो उसका लास्ट वैगन है उसमें BP का प्रेशर कितना रहेगा? तो अप टू, देखेंगे यहाँ पर अप टू मतलब 56 वैगन तक कितना रहेगा भाई? 4.8 kg/cm² ही रहेगा। बट यहाँ पर कह रहा है एबो अप टू मतलब 56 वैगन से अधिक, आपका जो रेक है 56 डब्बे हैं उससे अधिक लगा है, तो उसके आखिरी डब्बे में जो प्रेशर हो जाएगा वह 4.7 kg/cm² का होगा। जरा ध्यान देंगे, अगर 56 का रेक है तो उसके फर्स्ट से लेकर एंड तक प्रेशर तो 4.8 का ही रहेगा। बट जैसे ही 56 के ऊपर रेक यदि आपने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया और लंबा बना दिया मालगाड़ी को, तो लास्ट डब्बे में जो प्रेशर होगा 4.7 kg का होगा। मतलब आप समझ गए होंगे। करा इन वैगन नंबरिंग सिस्टम द 3rd and 4th नंबर इंडिकेट्स। करा वैगन नंबरिंग प्रणाली में तीसरा और चौथा नंबर इंगित करता है। देखिए जरा ध्यान देंगे, रेलवे जोन को दर्शाता है। जो तीसरा चौथा है क्या करता है? यह रेलवे जोन को दर्शाता है। मैं यहाँ वर्बली नहीं भाई लिख कर यहाँ पर दिया हूँ मैं, देखेंगे कैसे पूरा चीज़ यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। नोट
नंबरिंग योजना में 1 और 2 वैगन के प्रकार को दर्शाता है। नंबरिंग योजना जो होता है, पहले 2 अंक जो होंगे, पहला और दूसरा, वह यह बताता है टाइप ऑफ वैगन, वैगन किस प्रकार का है, बॉक्सन है, BCN है, BLC है, BBZC है या BBZI है। यह आरंभ के 2 अक्षर बताएंगे, पहला और दूसरा देंगे। नोट ध्यान दें, फिर आगे क्या है, तीसरा और चौथा, यह रेलवे जोन को दर्शाता है कि यह ANR का है कि WCR का है, यह SAR का या ECR का है। तो भाई हम लोग जो है इस प्रकार के नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, तो कहीं से आपको भ्रामिक ना हो। आपको नेट जो 5वां और 6वां नंबर जो डिजिट होता है, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, यह बताता है कि यह जो डब्बा है किस साल बना हुआ था। नोट देंगे 7, 8, 9, 10, ये जो सीरियल नंबर है, यह क्या करता है, यह सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब करा लास्ट डिजिट क्या करता है, चेक डिजिट क्या करता है, ये चेक करता है। आगे चलेंगे। फायर इन ट्रेन इन क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ट्रेन में आग लगने को किस प्रकार की दुर्घटना से वर्गीकृत किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको नोट कर लेंगे। जो बच्चे नए हैं ना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूटी, वो चीज़ों को नोट करेंगे। जो बाकी जो बच्चे मेंबरशिप है वो मैसेज करेंगे, उनको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आग लगने को किस प्रकार की दुर्घटना में वर्गीकृत, अगर कोच के अंदर आग लग गई तो क्लास B के अंतर्गत आता है। अब क्लास D करा डिरेलमेंट हो गई, यदि ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई तो डिरेलमेंट क्लास D के अंतर्गत आता है। कल की ट्रेन पासिंग डेंजर सिग्नल, यदि ट्रेन लाल सिग्नल को पार कर गई है तो ये क्लास H के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद कर लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी को मैं ऐड कराया हूँ। फेलियर ऑफ इंजन, अगर इंजन कहीं बंद हो गया, रोलिंग स्टॉक क्या है, यहाँ पर ट्रेन पार्टिंग 2 भागों में बढ़ गई, ठीक है, तो यह क्लास J के अंतर्गत आता है। ट्रेन पार्टिंग बार बार पूछता है। ट्रेन पार्टिंग मतलब ये होता है कि बीच से कपलिंग टूट गई, ट्रेन 2 भागों में डिवाइड हो गई, तो वह क्लास J के अंतर्गत आता है। या चलते चलते इंजन बंद हो गई, फेलियर ऑफ इंजन, तो भी क्लास J के अंतर्गत आएगा। अब क्लास M, फेलियर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम, मतलब ये क्या है, अपना जो टेलीकॉम वाले हैं तो उनका है कि कुछ फेलियर हो गया, सिग्नल वगैरह नहीं मिल रहा है, नहीं जा रहा है, तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, यह क्लास M के अंतर्गत आता है। अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, ठीक है, तो यह क्लास P के अंतर्गत आता है। तो एक लाइक करेंगे आप लोग भाई। करा के कैसनव 24 HS बोगी हैज नंबर इज स्नबर स्प्रिंग, करा कैसनव 24 स्नबर जो स्प्रिंग होती है वो 4 नंबर 4 में होती है। स्नबर स्प्रिंग याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार पूछते हैं स्नबर स्प्रिंग, तो 4 की संख्या में होती है। कर विच टाइप ऑफ वैगन आर यूज्ड आर कैरी ऑटोमोबाइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। करा किस प्रकार का जो वैगन होता है ना ऑटोमोबाइल में, समझ रहे, मोटर गाड़ी, कार, जो ये सब गाड़ियों को मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से वाराणसी जहाँ भी आपको ले जाना चाहते हैं, तो किस प्रकार के वैगन्स में होता है, तो वह NMG में होता है। न्यू मॉडिफाई गुड्स प्रकार का जो रहेगा, यही क्या होता है, ऑटोमोबाइल को कैरी ऑन करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। द फायर एक्सटिंग्विशर आर रिफिल्ड आफ्टर 1 साल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फायर एक्सटिंग्विशर को 1 साल में क्या करते हैं हम लोग, उसको रिफिल करते हैं। इन विच वन ऑफ द ब्रेक वैन ICF ट्रॉली इज यूज, करा कि यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेक वैन में ICF ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ICF ऐसा कौन सा, कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कौन सा जो है वैगन्स है जिसमें ICF ट्रॉली यूज होती है, 4 पहिए वाले। तो BBZI में क्या होता है भाई, ये ICF की ट्रॉली यूज होती है। अब देखेंगे ब्रेक वैन, अब देखिए BBZC जो होता है ना, ये 4 व्हीलर ब्रेक वैन होता है, इसमें 4 पहिया लगाता है BBZC में। और BBZI क्या होता है, देखें BBZI यहाँ पर क्या होता है आपका, ये ICF बोगी, 2 ICF बोगी लगे जाते हैं। ठीक है, अब ये लेटेस्ट क्या है आपका, यहाँ BBCM है। BBCM क्या है, ये लेटेस्ट है। ये यहाँ पर क्या 2 कैसनव बोगी, और ये क्या कहता है 2 कैसनव और 24 HS बोगी होती है ये। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट, द कोडा लाइफ ऑफ BTPN वैगन इज ईयर। BTPN वैगन जो है यहाँ पर टैंक वैगन है, जो BTPN या टैंक वैगन, BTPN T फॉर टैंक वैगन, जो टैंक वैगन होते हैं इन्हीं में केरोसिन पेट्रोल वगैरह इनका यातायात होता रहता है। तो अब कह रहा है कि जो इनका कोडा लाइफ होता है ये 40 साल होता है। कोडा लाइफ ऑफ ओपन टाइप, ओपन वैगन के 30 साल होते हैं। यहाँ पर टैंक वैगन के कोडा लाइफ कितना 40 साल होते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, विच वैगन इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लास्ट फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ब्लास्ट माने गिट्टी। करा किस वैगन का उपयोग इंजीनियरिंग विभाग में गिट्टी के परिवहन, जो रेलवे ट्रैक पर गिट्टियाँ होती हैं, पत्थरों को तोड़कर जो छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, तो BOBY वैगन में उनका जो कैरी ऑन होता है, कैरी आउट होता है, वो BOBY
BOBYN वैगन में उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग गिट्टियों के लिए। द कोडल लाइफ ऑफ ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार LHB टाइप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो LLWRRM है, ठीक है, तो उसका जो कोड है वही क्या होता है, इसका LWLLRM होता है। करा हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनकुलम इज चार्जेड क्या इनिशियली इन द बायो टॉयलेट टैंक में प्रारंभ में इनकुलम की कितनी मात्रा चार्ज की जाती है, 120 लीटर, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये। करा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी मेंबर्स इन ऑफ राज्यसभा आर देयर आर, राज्यसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के 10 होते हैं, लोकसभा के कितने होते हैं, 20 होते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, का राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वे BG खेर थे, ये 7 जून 1955 को बैठे थे, ये इसकी स्थापना किए थे। विच फॉरेन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा, नेपाली, बहुत बार पूछा गया है। करा कि व्हेन डिड सेकेंड 3(3) ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू द फोर्स, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू की गई, 26 जनवरी 1965 को लागू की गई। हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी फ्रॉम्ड इन द ईयर्स 1973, अगर वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ललित नारायण मिश्र ने की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करा द सेंट्रल हिंदी टीचिंग इंस्टीट्यूट इज द अंडर विच मिनिस्ट्री, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। करा कि व्हाट इज द प्रिपरेटरी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो केंद्र सरकार रहेगा ये। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो प्रारंभिक जो कोर्स है वो क्या होता है, वो प्राग। हाउ मेनी टाइम्स द सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग इज हेल्ड इन ए ईयर्स, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में 2 टाइम्स, 2 बार की जाती है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आंध्रा एंड नगर हवेली, भाई आंध्रा ये दादर रहेगा, दादरा एंड नगर हवेली रहेगा ये, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव फॉल्स अंडर विच रीजन, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादरा और नगर हवेली दीव दमन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये ख क्षेत्र, ये बी रीजन, मतलब हाँ बी रीजन बोलेंगे इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब दिल्ली अंडमान निकोबार पूछता है, ये ए रीजन के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछता है दिल्ली अंडमान निकोबार, ये बहुत बार पूछता है, किस रीजन में, बी रीजन में या क क्षेत्र में, अंडमान निकोबार, ये क क्षेत्र या इसको ए रीजन बोलते हैं। आगे चलेंगे। बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम में, बाईपास सिस्टम का उपयोग ब्रेक सिस्टम में किया जाता है जब फीड पाइप ब्रोकन, जब फीड पाइप क्या हो, टूटा हो, ब्रेक पाइप ब्रोकन, ब्रेक पाइप टूटा हो, होज पाइप ब्रोकन, जब तीनों पाइप टूटा हो, ठीक है, BP, FP, होज पाइप, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, बाईपास करा देते हैं। व्हेन शैल द फीफा एक्टिवेट, फीफा डिवाइस कब सक्रिय होगा, जब प्रेशर कितना हो जाएगा 1 से 1 + -0.1 kg/cm²। फीबा बट ऐसे एक्टिव तो होता है, देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इस इतने प्रेशर पर क्या होता है, 1 kg का जब डिफरेंट होता है तो वो तो लागू हो जाता है, मैंने ब्रेक अप्लाई हो जाता है। बट एक्टिवेट कब होता है, जब दोनों पोस्टर में लगे एयर स्प्रिंग के एयर हाइट या एयर प्रेशर में जब डिफरेंट 1.5 kg/cm² का होता है, तो फीबा उसी टाइम क्या होता है, वह एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद जहाँ से जो लीकेज हुआ है उसको प्रेशर देता है, जो अच्छा वाला स्प्रिंग रहता है, एयर स्प्रिंग। लेकिन जैसे ही दोनों के प्रेशर में 1 kg या उससे कम का प्रेशर होता है तो तुरंत ब्रेक लग जाएगा। उस टाइम क्या होगा, ड्राइवर साहब आएंगे, उसको डिटेच करेंगे, फीबा को हटाएंगे, फिर ट्रेन को लेकर जाएंगे 60 किमी/घंटा की स्पीड से, और आगे 1000 किलोमीटर तक ये रन करा सकते हैं।
करा कि वेन सेल द डुप्लेक्स चेक वाल्व इन फीवा गेट एक्टिवेट, डुप्लेक्स चेक वाल्व कब सक्रिय होगा, तो जो अपना डुप्लेक्स चेक वाल्व होगा यह कब सक्रिय होगा, जब इनके बीच का जो प्रेशर है, ठीक है, वह कितना, वह 1 kg या लेस देन 1 kg हो जाएगा, तो क्या होगा, ये सक्रिय हो जाएगा। आगे चलेंगे। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन 1 एक्सल ऑफ एलएचबी कोच, भाई एक एक्सल पर 2 डिस्क ब्रेक 640, क्योंकि यहाँ पर न्यू आपका पेपर चालू हो गया है। ये सलेमपुर का, ऊपर फिरोजपुर का था, ये सलेमपुर का, क्योंकि 2 पेपर कवर कराए जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर तो ब्रेक डिस्क का डाया 640 mm, ब्रेक डिस्क थिकनेस 110 mm, कंडम साइज 96 mm, पेपर हुआ तो मिला लेंगे आप लोग, सीरीज से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। कह रहा व्हाट इज द कंडम साइज ऑफ बीएलसी व्हील का जो कंडम साइज होता है ये कितना होता है 780, न्यू साइज कितना होता है 840 में होता है, ठीक है। और उसका जो रिन्यूअल साइज होता है, साफ रिन्यूअल साइज या साफ यूज साइज होता है और 793 में होता है, इसे भी याद कर लेंगे बीएलसी व्हील का। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर देयर इन ईच एलएचबी कोच, कर रहा है कि प्रत्येक एलएचबी कोच की बात कर रहा है। कोच, एक कोच में 2 बोगी होते हैं और एक बोगी में 4, 2 बोगी में कितना हो जाएगा 8। अब डाया ऑफ एलएचबी ब्रेक सिलेंडर 255 mm होता है ब्रेक सिलेंडर का डाया, इंच में 10 इंच होगा। मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक का 21 mm, ये पूछता है, बहुत बार पूछता है ये, ठीक है, 21 mm वाला। और जनरल कितना होता है उसका, वहाँ पर 8 से 10 यहाँ पर दिया गया है। मैक्सिमम जो प्रेशर होता है 3.01 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपको 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का भी प्रेशर आपको दिखाई देगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन, प्रत्येक चक्करों की संख्या को काउंट करता है। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन द एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच में जो अधिकतम प्रेशर होता है 3.01 से 3 kg का होता है। और गुड्स आईसीएफ मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है 3.8 kg पर सेंटीमीटर का होता है, थोड़ा सा स्टॉप नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, ठीक है। कह रहा एलएचबी ब्रेक एक्सीलेटर कनेक्टेड, जो एक एलएचबी का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो इसका एक्सीलेटर जो आपातकालीन ब्रेक होता है ना, वो डायरेक्ट बीपी से जुड़ा होता है। किससे भाई, बीपी से जुड़ा होता है, नेट। लेकिन यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा हूँ ब्रेक एक्सीलेटर। इसका मुख्य कार्य आपातकाल में ब्रेक लगाने के उद्देश्य में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक ही साथ सभी डिब्बों में ब्रेक लगाने का कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है ना, आपातकाल होता है। आपातकाल के समय हम लोग ब्रेक एक्सीलेटर को जब एक्टिव करते हैं तो एक साथ सभी डब्बे में ब्रेक लगता है भाई, सॉरी। यह डायरेक्ट बीपी पाइप से जुड़ा रहता है। करेक्ट। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल द रिजर्वायर इन कोचिंग स्टॉक इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। कंट्रोल रिजर्वायर जो सीआर का प्रेशर कितना होता है 5 kg का होता है। नोट कैपेसिटी या सीआर टैंक 6 लीटर का होता है। ये ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। यूज इन पार्क, देखिए यहाँ पर पार्किंग ब्रेक लिखा भी है, तो कुछ भी आपसे जाने वाला नहीं है भाई। विच टाइप ऑफ लोको, यहाँ पर इनिशियलिटी, यहाँ पर इनिशियली रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्टर लोको में किस प्रकार के कपलर अनिवार्य रूप से प्रबंधक की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे जो लोको जो इंजन होता है और उसमें कह रहा है किस प्रकार के कपलर का यूज होता है, तो भाई उसमें ई टाइप का कपलर, कौन सा भाई, ई टाइप के कपलर की आवश्यकता होती है। और ई टाइप के कपलर्स का उपयोग वैगन्स में भी होता है। किसमें, वैगन्स में भी होते हैं। एच टाइप कपलर का किसमें होता है आपका, यहाँ पर एच टाइप का, यहाँ पर ये एलएचबी में होता है। देखिए वंदे भारत भी यहाँ पर इसको भी इंक्लूड किया गया। सेमी परमानेंट कपलर वंदे भारत में ही होते हैं, वंदे भारत में। और ई टाइप का जो कपलर है आपको पता बताया वैगन्स में। तो आप याद रखेंगे जो ई टाइप के कपलर्स हैं आपके वैगन्स में भी रहते हैं और लोको इंजन में भी रहते हैं, और आपके एच टाइप कपलर एलएचबी में रहते हैं, और सेमी परमानेंट एलियन कपलर जो आपके ये इधर होते हैं वंदे भारत में। करेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑफ एलएचबी कपलर्स। जो आपके हॉरिजॉन्टल स्विंग जो होते हैं ना, ये आपके 17.85 होता है, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज कितना होता है, ±110 mm, बहुत बार पूछा गया है। और वर्टिकल गैदरिंग रेंज कितना होता है, यहाँ पर ±90 mm होता है। आगे चलेंगे। कह रहा है एक्सिलरी रिजर्वायर इन चार्ज टू वाट प्रेशर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सिलरी रिजर्वायर जो AR है वह 6 kg के प्रेशर से चार्ज होता है। नोट दिस इज चार्ज बाई फीड पाइप, ये फीड पाइप से चार्ज होता है। AR जो होता है ना, AR एक्सिलरी रिजर्वायर, ये जो AR टैंक है वह 6 kg के प्रेशर से उसके अंदर चार्ज किया जाता है। यह चार्ज फीड पाइप के माध्यम से होता है।
व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम बोगी ऑफ कोच। अब यहाँ करा कि एक ही बोगी की बात कर रहा है, एक ही बोगी पर व्हील ट्रेड व्यास में परमिसिबल भिन्नता क्या है। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सेम बोगी, हाँ कोच है तो ठीक है, कोच रहेगा तो एक बोगी में 5 mm करेगा और एक कोच में 4 व्हील रहेंगे तो 13 mm हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 13 mm। यदि यहाँ पर क्या होता है वैगन होता तो एक कोच में क्या होता है, एक कोच में 13 mm हो जाता है। मतलब यदि आपका वैगन होता तो एक बोगी में क्या होता है आपका, यहाँ पर एक बोगी में 13 mm हो जाता है। और वहीं कोच की बात करता है, मतलब सॉरी एक पूरे रेक की बात करता है, एक पूरे वैगन की बात करता है, क्योंकि एक वैगन में कितना आता है आपके, एक वैगन में 2 बोगी आते हैं तो उसमें 2 बोगी में 4 व्हील आते हैं। तो इनके बीच का जो व्हील का होता है डिफरेंट तो 25 mm होता है, डाया का डिफरेंट कितना 25 mm का, याद रखेंगे। कह रहा व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का उद्देश्य क्या है, रेगुलेटिंग ब्रेक, क्या कहता है ना, ये बीपी ब्रेक प्रेशर क्या कहता है, रेगुलेट करता है। कौन, डंप वाल्व, बहुत कार्य डंप वाल्व का। व्हाट इज द कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच की कंडम व्हील फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है भाई, 22 mm होती है हाई स्पीड की, 16 में क्या होती है वैगन्स की होती हैं, चीज़ें लिखी गई हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोड वगैरह पूछता है भाई, 72, 73, 99 अगर ये कोड रहेगा तो ना ऑल फंक्शन ऑल आर ओके, सभी कार्य सही करेंगे यदि कोड 99 इंडिकेट करेगा तो। और सबसे ज़्यादा 72 पूछता है, 72 कोड WSP में, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल। अगर 72 मतलब 72 यदि वो क्या करता है शो कर रहा है तो इसका मतलब यही रहेगा कि परमानेंट फॉल्ट है एक ही एक्सल पर। अब देखेंगे यहाँ पर कर वाट कोड ऑन 73 WSP, अगर WSP में 73 कोड इंडिकेट करेगा तो परमानेंट फॉल्ट सिवरल में बहुत सारे एक्सलों पर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब करा के 95 इंगित करता है यहाँ पर, करे व्हाट डच कोड 95 ऑन WSP सिस्टम इंडिकेट्स। WSP सिस्टम पर कोड 95 क्या इंडिकेट करता है। करें यहाँ पर वोलाटाइल फॉल्ट मतलब अस्थिर गलती, मतलब कि क्या है कुछ गलतियाँ हो रही हैं रनिंग कंडीशन में सही हो जा रही हैं, ठीक है, तो उसको 95 ऑटोमेटिक सही भी हो जा रही हैं वो जर्क मोशन के माध्यम से, तो ये 95 इंडिकेट करता है। और 99 यदि रहेगा तो सभी मतलब ऑल फंक्शन ऑल आर ओके, मतलब सभी फंक्शन मुख्य रूप से सभी सही कार्य कर रहे हैं। विद इन व्हाट टाइम पीरियड शुड ब्रेक अप्लाई ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन। सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक कितने समय अवधि में, मतलब इतना फंसाया है आपको, कहने का मतलब यह है कि ब्रेक एप्लीकेशन टाइमिंग 3 से 5 सेकंड होता है। यदि आपने ब्रेक लगाया तो 3 से 5 सेकंड में ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, आपने ब्रेक रिलीज किया तो 15 से 20 सेकंड क्या होता है ब्रेक रिलीज हो जाएगा। कह व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ व्हील फ्लैटनेस अलाउ फॉर पैसेंजर। पैसेंजर जो कोच हैं उसमें व्हील फ्लैटनेस कितना होता है 50 mm होता है, और आपके वैगन्स में कितने 60 mm होते हैं। कह रहा व्हाट इज नॉर्मल रिलीज टाइम ऑफ ब्रेक इंडिकेटर आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन। कह रहा है कि पूर्ण ब्रेक मतलब यदि आप फुल ब्रेक एप्लीकेशन यदि पूर्ण रूप से ब्रेक आपने लगा दिया है तो ब्रेक को रिलीज करने का जो समय होता है कितना रहेगा, आप कहेंगे 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। कह रहा हाउ मच प्रेशर ड्रॉप्ड व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुल्ड। अब जो कह रहा है कि जब हम लोग इमरजेंसी ब्रेक जो अपना वो पुल बॉक्स होता है यदि हम उसको खींचते हैं ना तो 3 kg का जो है वो प्रेशर ड्रॉप होगा। यदि हम लोग पुल बॉक्स जो होता है जो साइड में लगा रहता है रेड कलर का, आपको दिखाया हूँ मैं कई बार वीडियो में, यदि आप उसको खींचते हैं तो 3 kg का प्रेशर क्या होगा ड्रॉप हो जाएगा। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ बोगीज व्हाट इज टू बी डन फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बोगियों पर ब्रेक बाइंडिंग के मामले में आपको पहले क्या करना चाहिए। यदि ब्रेक बाइंडिंग हो गई है तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए, कह रहा है कि पुल द क्विक रिलीज वाल्व। पहले क्या करिए आप रिलीज वाल्व को क्या करिए आप उसको क्लिक करें, इससे क्या होगा कि आपका ब्रेक क्या हो जाएगा छूट जाएगा। करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDS, वेरी इंपॉर्टेंट। FDS का जो फुल फॉर्म क्या होता है, फायर डिटेक्शन सिस्टम है। ये पेंट्री कार हर प्रकार के कोचों में ये FDS लगा रहता है या इसको FSD बोलते हैं,
यहाँ पर FDS में लिखा हूँ, इसको शुद्ध FSD बोलते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? FSD बोलते हैं, फायर डिटेक्शन सिस्टम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिम्स व्हाट कैन बी इंसर्टेड टू एडजस्ट बफर हाइट इन LHB कोचेज। कह रहा है LHB कोच में बफर ऊंचाई को समायोजित करने के लिए कितने सिम्स डाले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग LHB में सिम्स डालते हैं, बट हम लोग ICF में हम लोग रबर वुडन पैकिंग डालते हैं, ठीक है, 13, 26, 32 ऐसे। तो ये सिम्स कह रहा है कि CBC सेंटर बफर की हाइट को मेंटेन करने के लिए हम लोग 11 सिम्स डालते हैं, और जो एक सिम्स जो है 5 mm का होता है। कितना? हम लोग 5 mm का होता है। जो सिम्स होते हैं, सिम्स की जो संख्या कब बढ़ेगी? जब व्हील की साइज़ छोटी होगी तो सिम्स की संख्या को बढ़ाई जाएगी। अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 11 सिम्स हम लोग इंसर्ट मतलब हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और एक सिम्स की जो मोटाई होती है भाई वो 5 mm होती है। देखिए ना, ये सेशन इस प्रकार से ना भाई, अगर आप यहाँ से चीज़ों को अगर कवर अप कर रहे हैं तो आप देखें ना कि एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, जो आपके सपनों में तो पूरा 4 चांद लगा देंगे भाई। इसलिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, जब हम लोग ब्रेक छोड़ते हैं तो हवा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वायुमंडल में। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ B क्लास ओडिसी ओवर डायमेंशन कंसेप्ट। B क्लास ओडिसी कह रहा है कि अब यहाँ पर ओडिसी का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो अगर पूछेगा तो आप बता देंगे, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट एट द इन रूट। कह रहा मार्ग में B क्लास ओडिसी की गति क्या होती है? B क्लास ओडिसी की गति भाई 40 किमी प्रति घंटा होती है। C क्लास ओडिसी कितनी? 25 किमी प्रति घंटा होती है। यहाँ पर मेंशन किया गया है C क्लास ओडिसी का 25 किमी प्रति घंटा। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम रेट स्पीड ऑफ LHB कोचेज? 660 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ A क्लास ओडिसी इन यहाँ पर टर्न रूट्स एट यार्ड में, यार्ड के अंदर जो है A क्लास ओडिसी की स्पीड 8 किमी प्रति घंटा रहेगी, ये यार्ड में रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ A क्लास ओडिसी? अब जो ग्रॉस क्लियरेंस होता है A क्लास ओडिसी का भाई वो 9 इंच होता है। अगर B क्लास ओडिसी का ग्रॉस क्लियरेंस 6 से 9 इंच। देखिए आपसे एक पूछा है, लेकिन हमारी टीम जो है इतना मेहनत करती है ना भाई, चीज़ों को खोज कर निकालती रहती है कि यदि A क्लियरेंस पूछा है तो B क्लियरेंस भी पूछ सकता है। तो A क्लियरेंस अभी तो माने ओडिसी ABC की स्पीड पूछ रही थी, तो क्लियरेंस भी पूछेगा तो आप यहाँ पर बता देंगे कि 9 इंच होता है A क्लास ओडिसी का। B क्लास ओडिसी का कितना? 6 से 9 इंच के मध्य होती है। कह रहा व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर एंड सेम एक्सल ऑफ ब्रॉड गेज, ठीक है। तो अब देखेंगे सेम एक्सल रहेगा तो 0.5 mm, सेम बोगी रहेगा तो क्या होगा 13 mm, सेम कोच रहेगा तो क्या होगा 25 mm रहेगा। ये वैगन्स के केस में है, ये सभी क्या है? ये वैगन्स के रिलेटेड है, ठीक है। सेम बोगी, एक ही बोगी, एक बोगी में 2 व्हील्स रहेंगे तो 13 mm, और कोच की बात करेंगे मतलब एक पूरे उसका वैगन का, तो एक पूरे तो वैगन में आपको क्या होगा? 2 ट्राली आएंगे, ठीक है। तो उसमें 2 ट्राली मतलब आपके यहाँ पर 4 व्हील आएंगे, तो इनका जो डाया का डिफरेंट रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वो 25 mm रहेगा। एक लाइक करिएगा आप लोग बस। कर व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द ब्रेक सिलेंडर ऑफ द बॉक्सन वैगन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जो बॉक्सन वैगन है उसके जो ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है वह 355 mm या 14 इंच होता है, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, बड़ा साइज में रहता है ये 355 mm या 14 इंच रहता है। पिस्टन स्ट्रोक इम्पर्टी कंडीशन 50 से प्लस माइनस यहाँ पर 10 mm रहेगा। जो पिस्टन स्ट्रोक रहेगा बॉक्सन वैगन के ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक इम्पर्टी कंडीशन में रहेगा 50 से प्लस माइनस 10 mm। पिस्टन स्ट्रोक और लोडेड कंडीशन क्या रहेगा 130 प्लस माइनस 10 mm रहेगा ये, ठीक है। कह रहा है EM पैड मतलब ये इलास्टोमेरिक पैड जो है इज़ यूज्ड इन, इलास्टोमेरिक पैड का यूज भाई वैगन में होता है, ठीक है। न्यू साइज इलास्टोमेरिक पैड यह 46 mm, कंडम साइज अब EM पैड क्या होगा अपना 42 mm, इसे आप लोग याद रखेंगे। कह रहा कि विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन फैब्रिकेटिंग साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ कैसनर बोगी। कह रहा कैसनर बोगियों के साइड फ्रेम कॉलम घर्षण और प्लेटों को गढ़ने में किस प्रकार की स्टील का उपयोग होता है? भाई सिलिको मैग्नीज स्टील का उपयोग किया जाता है। जो कॉलम बनाते हैं ना हम लोग, जो हम लोग कॉलम वगैरह बनाते हैं बोगियों के, ठीक है, तभी तो फ्रेम वगैरह जैसे अपना ये जो कॉलम हम लोग तैयार करते हैं
अब साइड से क्या करते हैं, ये चिपकाते हैं हम लोग, इसका साइड वाल बोलते हैं। तो जो इस प्रकार से कॉलम जो हम लोग खड़ा करते हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग ऊपर से सीट वाल सीट उसको बोलते हैं, ये ऊपर वाले को, और पीछे से कवर करें तो उसको साइड वाल बोलते हैं। या और पीछे से करेंगे तो ब्लॉक करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, इंड वाल बोलते हैं। तो ये देखें, ये इंड वाल। तो ये सब जो होती हैं चीज़ें होती हैं, उसी के विषय में पूछ रहा है। जो पिलर का जो खड़ा किए हैं इस प्रकार का जो पिलर, तो वह किस धातु का बना होता है, तो आप कहेंगे सिलिको मैग्नीज स्टील का बना होता है। आगे चलेंगे, कहते हैं व्हाट विल यू डू टू, अगर कह रहा है व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन्स। अगर हैंड ब्रेक लगाए जाएं तो आप क्या करेंगे, लेकिन ब्रेक संकेतक हरे रंग से पता चलता है। कह रहा है कि चेक प्रेशर, और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक। जो प्रेशर टैंक है उसके प्रेशर को हम लोग चेक करेंगे। कह रहा है चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक लाइन। अब जो पार्किंग ब्रेक लाइन है उसको भी चेक करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रेशर रहता है 6 kg का रहता है, ठीक है। अब कह रहा है चेक द सीटिंग ऑफ केबल, कि उसके केबल सही से हैं या नहीं है, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। यदि ओवरलैप या उसका जो कनेक्शन ढीला है तो वहाँ भी प्रेशर कम या अधिक हो सकता है, ठीक है। यही होते हैं संकेत आपके। व्हाट डू यू मीन, करा कि व्हाट विल यू डू इट हैंड ब्रेक इंडिकेट सो रेड बट हैंड ब्रेक आर इज रिलीज कंडीशन। अगर कह रहा है कि अगर हैंड ब्रेक संकेतक लाल दिखता है तो आप क्या करेंगे, लेकिन हाथ ब्रेक रिलीज हालत में है, मतलब आपने रिलीज कर दिया है लेकिन वह रेड जल रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो कह रहा है कि चेक द यहाँ पर सेटिंग ऑफ फ्लेक्सिबल केबल। तो हम लोग फ्लेक्सिबल जो केबल है उसकी सेटिंग को चेक करेंगे। और कह रहा है कि यहाँ ब्रेकेज ऑफ बॉल केबल्स, और यहाँ पर उसके बॉल केबल को चेक करेंगे। चेक द ब्रेक सिलेंडर को चेक करेंगे। लीवर बेंट और जाम, कि उसका लीवर मुड़ा है या जाम है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे। कहना कि द डायमीटर ऑफ मास्टर वाल्व ऑफ बीटीपीएन टैंक वैगन इज। कह रहा है बीटीपीएन टैंक वैगन में मास्टर वाल्व का जो व्यास होता है वो फ्रेंड्स आपका ये 100 mm होता है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कंटेनर फ्रॉम ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2124 जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ALT है उसका उपयोग समझ रहे हैं, उसके मन ALT को उठाने और लॉक और अनलॉक करने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहा कंटेनर को उठाने के लिए आवश्यक बल, उसको उठाना है कंटेनर को, तो ATL का 1000 kgf किलोग्राम फोर्स की आवश्यकता होती है। कह रहा नोट रिक्वायर्ड तो फोर्स लॉक, उसको लॉक करना है ATL को, तो 600 kgf का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करा व्हाट इज द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ व्हील सेट। व्हील सेट कंडम साइज यह 780 mm होता है। न्यू साइज पूछेगा तो आर्डर बताएंगे 840 mm। इसका जो BLC का साफ रेनुअल साइज है, ठीक है, या साफ उसी साइज आप कहेंगे 793 mm। कह रहा है हु इज द सैंक्शन अथॉरिटी फॉर द B क्लास ओडिसी इन ए डिवीजन। कह रहा डिवीजन में B क्लास ओडिसी के लिए मंजूरी प्राधिकरण कौन करता है, तो DRM करेगा भाई, ठीक है। B क्लास ओडिसी को कंट्रोल करता है कौन, DRM। करा ड्यूरिंग विच मेंटेनेंस शेड्यूल इज ग्रीजिंग ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड डन। करा किस मेंटेनेंस शेड्यूल रख रखाव अनुसूची में इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड की ग्रीसिंग की जाती है, तो भाई B शेड्यूल के अंतर्गत की जाती है इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड। ये 13 टन 16.25 टन दोनों के केस में मॉडिफाई, ट्यूबुलर और मॉडिफाई दोनों थे। पहले तो ट्यूबुलर थे, अब मॉडिफाई आ गए हैं। मॉडिफाई के केस में सभी जो है SR या इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड सभी 16.25 टन के हिसाब से बनाए गए हैं। बी क्लास शेड्यूल 3 month ± 7 days।
ए क्लास शेड्यूल 1 मंथ प्लस माइनस 3 days। करेक्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए डायमेंशन फॉर 13 टन ICF बोगी। करेक्ट। 13 टन ICF बोगी के लिए ए आयाम का मान क्या है, देखेंगे ए डायमेंशन जो है यह 16 + 2 - 0 mm, ये 30 टन के लिए है। बी डायमेंशन जो होता है 22 + 2 - 0 mm, यह 16.25 टन AC के लिए है। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल बी चार्ज फर्स्ट इन एन LHB फॉर्मेशन वेटिंग फॉर डिस्पैच। करेगी डिस्पैच का प्रतीक्षा में LHB कोच का गठन सबसे पहले किसको चार्ज, सबसे पहले भाई फीड पाइप को चार्ज किया जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्टिंग ऑफ ICF रेक्स वाइल टेस्टिंग गॉड इमरजेंसी वाल्व एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी इंश्योर। कर ICF रेक के ब्रेक निरंतरता परीक्षण के दौरान गार्ड आपातकालीन वाल्व, जो गार्ड आपातकालीन अपना है गार्ड के पास पार्किंग ब्रेक आवेदन का परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो करा नोट, ICF रेक में कंटिन्यूटी ब्रेक टेस्ट गार्ड इमरजेंसी वाल्व के द्वारा करते हैं, ठीक है। और लोगो जो इंजन है उसका LT कॉक को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ रेक ड्यूरिंग। रख रखाव के दौरान माल ढुलाई की अधिकतम स्वीकार रिसाव दर कितनी होती है। मैक्सिमम ये सबके लिए है 0.2 kg/cm², इसे आप लोग याद रखेंगे। जो लीकेज की रेट होती है 0.2 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे व्हाट इज़ द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोड कंडीशन में बॉक्सन वैगन का जो पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 85 ± 10। देखें ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये क्वेश्चन फिरोजपुर में भी पूछा था और इधर भी पूछ लिया है। तो दोनों में देख रहे हैं, दोनों में चीज़ों में इस सलेमपुर डिवीजन में भी पूछा गया है। अब देखेंगे आपसे यहाँ पर बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, तो यहाँ पर एम्पिटी दिखाया हूँ मैंने 85 ± 5 mm। बट पिस्टन स्ट्रोक लोड कंडीशन जो लोड कंडीशन में रहेगा तो ये 130 ± 10 mm होता है। डाया पूछेगा तो आप बताएं 14 इंच या 355 mm। इन LHB कोचेज द गॉड इमरजेंसी वाल्व हैज चोक ऑफ द साइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो LHB की जो इमरजेंसी गॉड चोक साइज है आपातकालीन भाई, ये 19 mm होता है। यही बात आपसे ICF की करता, ICF की तो आप बताते 8 mm बताते चोक साइज। व्हाट इज द सेव ए, ठीक है, डायमेंशन इन वैगन्स अदर द BOBRN वैगन। कह BOBRN वैगन के अलावा अन्य वैगनों में सब ए आयाम कितना होता है, ये 70 + 2 - 0 mm ऑल टाइप वैगन। ये सभी प्रकार के वैगन्स में का ए डायमेंशन 70 + 2 - 0 mm होता है, ठीक है। नोट, अब यहाँ पर देखेंगे सिर्फ BOBRN वैगन का 27 + 2 mm होता है। इसको छोड़कर जितने भी प्रकार के वैगन्स होते हैं सबका ए आयाम 70 + 2 - 0 mm होते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यह ऑल टाइप वैगन के लिए है, ठीक है, ये ऑल टाइप। और BOBRN वैगन का जो ए डायमेंशन होता है वो 27 + 2 - 0 mm होता है। उम्मीद करते हैं आप क्लियर हो गया होगा। करेक्ट। व्हाट इज़ द ए डायमेंशन ऑफ BOBRN वैगन। तो यही तो चीज़ें BOBRN वैगन का जो ए डायमेंशन होता है यहाँ पर 27 + 2 - 0 mm होता है। हाउ मैनी साइड फ्रेम फिटेड कैसनप बोगी। साइड फ्रेम फिट किए गए भाई 2 भाई, ठीक है। कैसनप बोगी में 2 साइड फ्रेम फिट किए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई SWTR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं सिंगल वैगन टेस्ट रिंग। SWTR का फुल फॉर्म पूछेगा, आप बोलेंगे सिंगल वैगन टेस्ट रिंग। कहता है व्हाट टाइप ऑफ साइड बीयरर्स इज फिटेड इन कैसनप बोगी। 24 HS कैसनप 24 HS बोगी क्वेश्चन मार्क। कैसनप 24 HS बोगी में किस प्रकार के साइड बीयरर लगाए जाते हैं। तो वह PU माने यहाँ पर पुलिंग यूरेथेन PU टाइप के साइड बीयरर यूज होते हैं। PU टाइप के याद रहेंगे, सिर्फ PU टाइप के साइड बीयरर कैसनप 24 HS बोगी में यूज होते हैं। किसके, PU टाइप के पोलिंग यूरेथेन। MR प्रेशर ये 8 से 10 kg का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वंदे भारत में फीड पाइप की जगह हम लोग MR प्रेशर को यूज करते हैं, ठीक है। तो MR प्रेशर का मैक्सिमम आपके प्रेशर दबाव पूछेगा तो 8 से 10 kg बताएंगे। फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनप बोगी विच इज द RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज कैसनप। अगर बोगियों के निरीक्षण और रख रखाव के लिए किस RDSO तकनीकी पंपलेट का उपयोग किया
जाता है, G95 मेथड का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर। बफर के केंद्र तक रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई 1030 mm होता है लोडेड कंडीशन में, और इम्पैक्टिव कंडीशन में मैक्सिमम 1105 मिनिमम 1090 होता है। कह रहा है वेन प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ऑफ LHB कोचेज ई ब्रोकन। जो आपके यदि आपका LHB जो है वो प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग पर है, ठीक है, अगर वो टूट जाता है, ठीक है, तो उसकी अलाउड स्ट्रक्शन जो स्पीड होती है 95 किमी प्रति घंटा। ये नोट कर लीजिए आप। यदि LHB का प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग क्या हो गया, वो टूट गया है, तो इन रूट स्टेशन पर यदि उसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग, फिर भी हम उसको रन करा सकते हैं 95 किमी प्रति घंटा के स्पीड से। करा नोट सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन द अलाउड रिस्ट्रिक्शन स्पीड। यदि सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग इसका ब्रोकन है, ठीक है, तो भी चलेगा ये 90 किमी प्रति घंटा। जरा ध्यान देंगे। बट ICF का यदि सेकेंडरी आपने क्रैक कर दिया, यानी सेकेंडरी या बूस्टर स्प्रिंग ICF का क्या हुआ, क्रैक हो गया, तो जानते हैं वह ट्रेन नहीं चलेगी, उसको डिटेच करना पड़ेगा, मतलब वह उस बोगी को बाहर निकालना पड़ेगा ICF के केस में। लेकिन LHB में क्या है, हम लोग रन करा सकते हैं इसको। सेकेंडरी स्प्रिंग मतलब बूस्टर स्प्रिंग ब्रेक होने के बाद भी देखेंगे। इफ़ ओनली वन एक्सल बॉक्स कॉइल स्प्रिंग ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन ऑफ ICF कोच इज ब्रोकन एंड नॉट शिफ्टेड देन द व्हाट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड शैल बी। अब ICF की बात करेंगे, ये मान लो ICF की बात करेंगे, इसका एक्सल बॉक्स मतलब जो प्राइमरी स्प्रिंग है, ठीक है, यदि वह ब्रेक हो जाता है तो उसकी स्पीड 100 किमी प्रति घंटा रहेगी। बट जैसे ही उसका बूस्टर होगा, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ और है। इफ सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ऑफ LHB, अब सेकेंडरी करा, सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग, इनर आउटर दोनों होते हैं, आर ब्रोकन बट नॉट शिफ्टेड इन रूट। वहीं है, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है कि सेकेंडरी जो स्प्रिंग क्या होगी, यदि टूट गई तो भी चलेगी। अब देखेंगे, इफ सेकेंडरी बूस्टर स्प्रिंग ऑफ ICF कोच इज ब्रोकन इन रूट देन व्हाट एक्शन शैल बी टेकन। अब करा कि ICF का जब सेकेंडरी बूस्टर स्प्रिंग क्या करेगा, टूट जाएगा, तो क्या करेगा, उसको कोच शैल बी डिटेच्ड, कोच को हटाया जाएगा। आपसे पहले बोला था मैं। तो LHB का देखेंगे, LHB मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, क्लियर। LHB प्राइमरी यदि ब्रेक हो गया तो 95 चलेगा। यदि LHB का सेकेंडरी ब्रेक हुआ तो 90 किमी प्रति घंटा चलेगा। ICF का प्राइमरी टूटा, ICF का प्राइमरी तो 100 किमी प्रति घंटा भी चलेगा। लेकिन ICF का सेकेंडरी टूटेगा, सेकेंडरी तो नहीं चलेगा, डिटेच हो जाएगा। वो क्या होगा, वो डिटेच बाहर करना पड़ेगा। ये उम्मीद करते हैं देखिए चारों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर ऑफ कंट्रोल आर्म ऑफ LHB कोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंट्रोल आर्म का जो सबसे हाई टेम्परेचर है 80 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। करा व्हाट इज़ द मैक्सिमम, वरना उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, डिटेच कर देंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सल बॉक्स। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दो एक्सल बॉक्स होते हैं, मैंने जब दो एक्सल बॉक्स लगेंगे, ऐसे लगेंगे एक्सल बॉक्स, ठीक, इधर से आपका एक्सल बॉक्स लगेंगे, ठीक है, इसके से जाएंगे। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका पहिया रहेगा, ये इधर पहिया, ये इधर पहिया। तो ये जो एक्सल बॉक्स यहाँ पर लगे हैं, इधर लगे हैं, तो इनके बीच का जो टेम्परेचर होता है रनिंग मोशन में, टेम्परेचर इसमें ग्रीजिंग और ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, तो टेम्परेचर जो होता है डिफरेंट, वो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा हुआ तो फिर क्या करेंगे, उसको हम हटा देंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ व्हील्ड, करा व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। ये चीज़ को नोट कर लेंगे आप लोग, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर ऑफ द एक्सल बॉक्स ऑफ वैगन बियॉन्ड विच वैगन मस्ट बी डिटेच फ्रॉम सर्विस। वैगनों के एक्सल बॉक्स का अधिकतम स्वीकार तापमान कितना, जिसके बाद वैगन देखेंगे। वैगन के केस में कितना होता है 90 mm, कोच के केस में कितना था, अभी ऊपर 80 mm था, सॉरी 80 डिग्री था, ये क्या है 90 डिग्री। आगे चलेंगे जरा हम लोग।
व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू व्हील एल का अब यहाँ पर न्यू व्हील का साइज पूछा है 915 mm। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल डायमीटर, मिनिमम कह रहा है एल व्हील, तो मिनिमम कह रहा है 855 845। इसका देखेंगे ना, इसका जो चीज़ ये है ना, ये बता रहा हूँ मैं, 855 mm 845 कब होता है व्हील कंडम साइज, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ये दोनों व्हील के वेव थिकनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर 17 ये अगर इसका कितना है 14 mm रहेगा, कितना 14 mm रहेगा ना, 14 mm, तो 855 में कंडम करेंगे वेव थिकनेस। अगर ये क्या होगा, ये 17 mm रहेगा, कितना रहेगा 17 mm, तो क्या करेंगे हम लोग 845 पर क्या करेंगे कंडम कर देंगे। ऊपर वाली वीडियोस में बहुत डिटेल्स में बताया हूँ। तो जो आपको कंडम साइज 855 45 दिखाई देता है ना, तो ये उसके वेब थिकनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। VPH ऑफ ICF मेक विथ स्क्रू कपलिंग बेबी कपलिंग में भी कह रहा है कि मे बी परमिटेड एज लास्ट कोस्ट ऑफ LHB रेक विथ स्पीड रिस्ट्रिक्टर ऑफ कर ICF कोच के ICF के VPH स्क्रू कपलिंग के युग्मन के साथ LHB रेक के अंतिम कोच के रूप में अनुमति जाती है 110 किमी प्रति घंटा। आगे चलेंगे, कह रहा है कि फीड पाइप चार्ज AR से, फीड पाइप को ऑक्सिलरी रिजर्व वायर से हम लोग चार्ज करते हैं। ब्रेक पाइप को हम लोग CR से चेक करते हैं, चार्ज करते हैं। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी, ये इस भाई स्ट्रेट ट्रैक पर होना चाहिए। यदि हम कपलिंग कर रहे हैं, दो कोचों को जोड़ रहे हैं, तो एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए और उनकी जो स्पीड होती है 203 किमी प्रति घंटा के अंदर होना चाहिए। टू कोचेज विल डिफिनेटली कपल्ड इफ दो कोच निश्चित रूप से युग्मित होंगे यदि द रोटरी लॉक कंप्लीटली डाउन और इन्वर्टेड यूज शुड बी क्लियर। ये इतने चीज़ों को फॉलो करने के बाद क्या होगा, कोच अपने सही प्रकार से जो यू क्लियर होता है उसका, जो यू आकार का, तो उसको बोलता है वो सब क्लियर होना चाहिए। तो क्या होगा उस केस में आपके डेफिनेटली क्या होगा, वो कपल्ड हो जाएगा। व्हेन इमरजेंसी चेन पुल्ड इन ईच LHB कोच ब्रेक एक्सीलरेटर व्हील, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जब LHB कोच में आपातकालीन श्रृंखला मतलब आपातकालीन ब्रेक को खींचते हैं ना, तो ब्रेक एक्सीलरेटर क्या करेगा भाई, वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा। मुख्य जिम्मेदार कौन होगा, ब्रेक एक्सीलरेटर ही होगा, क्योंकि ये क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक एक्सीलरेटर क्या करता है, प्रत्येक डिब्बे में कोच लगाने का काम करता है और ये डायरेक्ट BP पाइप से जुड़ा रहता है और BP पाइप के प्रेशर को क्या करता है, जीरो कर देता है ये। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गजनी डायनेस्टी, गजनी वंश का जो संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन था। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा गांधी, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन की इकाई क्या होती है, इट इज़ नो यूनिट। ये तो यूनिट लेस होता है, इसके पास कोई भी इकाई नहीं होती है, मतलब इसका मात्रा कुछ नहीं होता है आवर्धन क्षमता की। हु इज कंसाइडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ, यहाँ पर जैनिज्म, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ से, अजमेर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। सूर्य मंदिर कहाँ से थे भाई, कोणार्क में है। इसमें GS बहुत नॉर्मल रहते हैं आपके, ऐसे रहेंगे कि आप लोग पढ़े हैं। कहे हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू इन नॉन कैलिस्टेड रेलवे सर्वेंट व्हेन कंबाइंड विथ अदर कहाँ पर काइंड्स ऑफ लीव सेल बी एक्सीडेड टू एक्सीड ए टोटल ऑफ, करा राजपत्रित रेल सेवक को दी गई अस्पताल की छुट्टी जब अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयुक्त की गई तो अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्या है कि नॉन गजिटेड है, अब रेलवे के हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कह रहा है कि और उसकी छुट्टियों को ऐड किया जाए तो माने मतलब जो उसके इलाज के दौरान जो छुट्टी है, बाकी कुछ और छुट्टियाँ बाहरी छुट्टियों को ऐड किया जाए तो 28 मंथ से अधिक नहीं, मतलब एक बार में उसको 28 मंथ की छुट्टी मिल सकती है। आगे चलेंगे, ये रेलवे सर्वेंट सेल बी डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंड क्या होता है, यदि आप घर वगैरह गए, कहीं आप मारपीट कर लिए, पुलिस थाने में आप बंद हो गए
48 आवर्स के आसपास। तो आपको बिना कुछ जांच, आपको बिना इन्फॉर्मेशन किए ही आपको डीम्ड सस्पेंशन कर दिया जाएगा और यह SF2 के अंतर्गत होता है। स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड अप टू द हाउ मैनी मंथ्स फॉर नॉन मेडिकल रेलवे स्टाफ। तो अगर नॉन मेडिकल रेलवे स्टाफ है तो 24 महीने की छुट्टी मिलेगी उसको इन होल सर्विस, पूरे सर्विस के दौरान। और यह आपके वर्कशॉप के CWM और GM, मतलब GM साहब तो देंगे ही देंगे, CWM सर भी आपको ये सैंक्शन कर सकते हैं छुट्टी आपकी पूरे होल सर्विस में 24 महीने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म इज टू बी इशू टू द डीम्ड सस्पेंशन। तो डीम्ड निलंबन के लिए निम्नलिखित मानक पत्रकों से कौन सा जारी किया था? भाई SF2 से होता है। सॉरी, पैटर्निटी लीव इज सैंक्शनड फॉर द पीरियड ऑफ मैनी डेज। पैटर्निटी जो होता है वह पुरुष को मिलता है, 2 बच्चों के लिए मिलता है। एक बच्चा बर्न हुआ तो बर्न के डेट से 6 महीने के अंदर में वह छुट्टी लेनी होती है और वह छुट्टी जो है सिर्फ 15 दिन की होती है। कह रहा है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, कह रहा है कि कहाँ पर है भाई? मॉडर्न कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड इन। तो भारतीय रेलवे का आधुनिक जो कोच कारखाना है रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। रेल व्हील प्लांट कहाँ है? ये बेला में है, ये बिहार में है। ये रेलवे बोर्ड ऑफिस आर लोकेटेड, रेलवे बोर्ड का ऑफिस न्यू दिल्ली में है। वंदे भारत ट्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड, ये चेन्नई में बनाई गई पहली, ठीक है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। हिंदी डे सेलिब्रेटेड 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। यहाँ पर 2193 क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेज आर यहाँ पर इनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसी में एक विदेशी भाषा है जिसका नाम है नेपाली। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स दिल्ली फॉल्स अंडर विच रीजन? दिल्ली और अंडमान निकोबार, मैंने बोला ये क रीजन में आते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन इन तमिलनाडु आर रिटेन इन द स्टेशन नेम बोर्ड इज तमिल। अब देखेंगे यहाँ होता क्या है। यदि आप किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर ट्रेन स्टेशन पर जो रेलवे स्टेशन के जो नामकरण होते हैं, पहले वहाँ की लोकल भाषा रहेगी, समझ रहे हैं, उसके बाद हिंदी रहेगी, लास्ट में अंग्रेजी रहेगी। इस चीज़ को याद, मतलब त्रिभाषा रहेंगी। अनाउंसमेंट भी त्रिभाषा में रहते हैं और उनके जो कुछ उनके नाम वगैरह रहेंगे वो भी त्रिभाषा में रहेंगे। तो कह रहा है अकॉर्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु इज अंडर फॉल्स विच रीजन? यह गौ क्षेत्र के अंतर्गत आता है या सी रीजन के अंतर्गत आता है? तो कह रहा है तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गौ क्षेत्र या सी रीजन बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स दिल्ली फॉल्स अंडर विच रीजन? दिल्ली भाई क क्षेत्र में आती है, पहले आपको एग्जाम्पल में बताया था मैं। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल एक्ट पास्ड? आधिकारिक राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को यहाँ पर एक पारित हुआ था। कह पहली विदेशी भाषा कौन सी है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? नेपाली है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस देखेंगे यहाँ पर, भारत में तो 14 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन विश्व में हिंदी दिवस भाई 15 जनवरी को मनाई जाती है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं TD के साथ तो ये मेरा नंबर दिया गया है 8799191206। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके भाई।